हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम नवंबर के फर्स्ट वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए इस फर्स्ट वीक में, तो वो इस वीडियो के माध्यम से अपने सभी करंट अफेयर्स कवर कर पाएंगे। वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के लिए जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से ऐप लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। और बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट पढ़ाया गया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं उसमें ये हेल्पफुल रहने वाला है। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पे जैसे एग्जाम्स में अगर आप अपियर करते हैं तो वहाँ पर इंडियन क्वेश्चन आप कर पाएँ। इंश्योरेंस संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर दिया गया है, इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो सब कुछ आपको 1 साल के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है। कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। What is the new toll-free helpline number for पोषण and the प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना? पोषण और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए नया टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है 1515। द गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि पोषण और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए जो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है उसे चेंज करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कहा है कि नया हेल्पलाइन नंबर होगा 1515। ये ऑपरेशनल हो चुका है और जो एग्जिस्टिंग नंबर है 14408 इसको रिप्लेस किया जाएगा, क्योंकि 1515 ईजी है डायल करना भी और याद रखना भी। पोषण का मतलब है प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। विच सिटी हैज बीन प्रपोज्ड एज द वेन्यू फॉर द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स? 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन स्थल के रूप में किस शहर को प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है अहमदाबाद। इस क्वेश्चन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब अहमदाबाद का नाम सबसे पहले निकल कर आया है, और फिर से पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन को क्योंकि चर्चा में रहा है। तो देखिए, भारत कॉमनवेल्थ गेम्स को 2030 में होस्ट करने ही वाला है, ऐसा लगभग कंफर्म ही है, अहमदाबाद में, गुजरात में। और इसको प्रोपोज्ड होस्ट रिकमेंड किया गया है कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के एग्जीक्यूटिव बोर्ड द्वारा। भारत ने लास्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स को 2010 में होस्ट किया था दिल्ली में। केवल 2 ही सिटीज़ थी जो कंटेस्ट कर रही थी इसके लिए, एक तो अहमदाबाद और एक अबुजा जो कि नाइजीरिया की कैपिटल है। क्योंकि कोई नहीं चाहता इस इवेंट को होस्ट करना, काफ़ी स्ट्रगल रहती है कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर। पहले भी कई सिटीज़ ने आयोजन पहले हामी भरी है, उसके बाद फिर पीछे हट गए, जैसे विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले थे लेकिन उन्होंने विथड्रॉ कर दिया और ग्लासगो स्कॉटलैंड इसको होस्ट करेगा, जैसे 2014 में भी होस्ट किया था। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे बर्मिंघम में, भारत 4th पोजीशन पर था। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स, जिन्हें पहले ब्रिटिश अंपायर गेम्स भी बोला जाता था, ये हैमिल्टन कनाडा में हुआ था 1930 में। ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे, फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ हुए थे। अंडर विच नेशनल मिशन हैव द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु एंड सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी हैदराबाद बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द न्यू सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस? किस राष्ट्रीय मिशन के तहत भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी हैदराबाद को नए उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में मान्यता दी गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने 2 एडिशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रिकॉग्नाइज किए हैं नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत। एक तो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु, दूसरा है सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी हैदराबाद। तो इस तरह से जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की संख्या है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत वो 9 हो चुकी है। तो जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है हब एंड स्पोक मॉडल पर कार्य करेंगे। हब एंड स्पोक मॉडल, जैसे आप देखते हैं एक हब होता है
ठीक है, और बाकी स्पोक जुड़े होते हैं। टायर में भी आप देखते होंगे जो साइकिल के टायर आते हैं, जैसे आप ऐसे देख सकते हैं, एक बड़ा हॉस्पिटल होता है वो हब है, और फिर छोटे छोटे हॉस्पिटल होते हैं जो रेफर कर देते हैं, कोई सीरियस केस आए तो बड़े हॉस्पिटल को। ठीक है, तो छोटे छोटे हॉस्पिटल क्या है, वो स्पोक है। ऐसे ही आप देखिए दिल्ली एयरपोर्ट है, जितने भी ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट हैं सब वहीं से मिल जाती हैं भारत में, और कुछ रीजनल एयरपोर्ट्स हैं। ठीक है, तो वो सब कनेक्टेड हैं उससे। तो वो क्या हो गए, स्पोक्स, जो रीजनल एयरपोर्ट्स हैं। और जो बड़े हैं, जो बड़ा एयरपोर्ट है दिल्ली, वो क्या है, एक हब है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को यूनियन बजट 2024-25 में अनाउंस किया गया था मिनरल सिक्योरिटी के लिए। और माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 को अमेंड किया गया था इसके लिए। 30 क्रिटिकल मिनरल्स को इस मिशन में कवर किया गया है, और 16,300 करोड़ रुपए का बजट है अगले 7 सालों के लिए, यानी 2024-25, 2030-31 तक। वेयर वॉज द अंकटैड 16 कॉन्फ्रेंस हेल्ड? अंकटैड 16 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अंकटेड 16 कॉन्फ्रेंस जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई है, और जिनेवा में होस्ट किया गया इसको। थीम रहा शेपिंग द फ्यूचर, ड्राइविंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पर जिनेवा कंसेंसस फॉर अ जस्ट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ऑर्डर, इसको अडॉप्ट किया गया है, जो कि एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन है। अगर हम अंकटैड की बात करें, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। 195 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें। एक और इस तरह की मीटिंग देख लेते हैं, कॉन्फ्रेंस देख लेते हैं। फोर्थ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स प्लीनरी मीटिंग अंडर मैक्सिकन प्रेसिडेंसी, ये पेरिस फ्रांस में हुई है। बुर्किना फासो, मोजाम्बिक, नाइजीरिया एंड साउथ अफ्रीका, इन्हें ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिंजर 2025 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन? किस संगठन ने वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंजर 2025 परिवर्तन के नवाचार लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिंजर 2025 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको लॉन्च किया है। यहाँ पर स्टार्टअप्स को इनवाइट किया जाता है, कुछ थीम्स दिए जाते हैं, आप इनके फाइनेंशियल सॉल्यूशंस तैयार कीजिए, कोई सॉफ्टवेयर बनाए, कोई पोर्टल बनाइए। तो आरबीआई का फोर्थ ग्लोबल हैकाथॉन है। थीम रहा सिक्योर बैंकिंग पावर्ड बाय आइडेंटिटी, इंटीग्रिटी एंड इंक्लूसिविटी। तो यहाँ पर इनवाइट्स भेजे गए, और 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थी। एक तो थी टोकनाइज्ड केवाईसी, ऑफलाइन सीबीडीसी और इनहेंसिंग ट्रस्ट। तो इनसे संबंधित कोई सॉल्यूशन बना था, प्रोडक्ट बनाना था। BML has signed MOU with which company to introduce advanced surface miner equipment for mining operations in India? BML ने भारत में खनन कार्यों के लिए उन्नत सतह खनन उपकरण पेश करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन है टेस्मेक। तो BML लिमिटेड ने MOU साइन किया है इटली के टेस्मेक के साथ, ताकि एडवांस सरफेस माइनर इक्विपमेंट लाई जा सकें भारत में माइनिंग ऑपरेशंस के लिए, या फिर उन्हें इंट्रोड्यूस किया जा सके, बनाया जा सके। What name has NASA given to Earth newly confirmed क्वासी मून? नासा ने पृथ्वी के नए खोजे गए अर्ध चंद्रमा को क्या नाम दिया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 2025 PN7। तो नासा ने एक स्मॉल एस्ट्रॉइड जिसका नाम है 2025 PN7, इसे अर्थ का न्यू क्वासी मून कंफर्म किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के एस्ट्रोनॉमर्स ने इसको डिस्कवर किया है पैन स्टार्स ऑब्जर्वेटरी के जरिए। ये अर्जुना एस्ट्रॉइड ग्रुप का मेंबर है। अर्जुना एस्ट्रॉइड ग्रुप क्या है? नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स हैं, अर्थ की सिमिलर ही ऑर्बिट करते हैं। PN7 मतलब सेकंड मून नहीं है ट्रू सेंस में देखें, बट ये काफ़ी क्लोजली ट्रैवल करता है और हमारे प्लेनेट के साथ, इसलिए एक ऑनरी टाइटल इसको दिया गया है। क्वासी मून क्या होता है? एक एस्ट्रॉइड होता है जो अर्थ के ऑर्बिटल पाथ को शेयर करता है। ठीक है, और जैसे कि रियल मून करता है हमारा। ये अपनी स्लाइटली स्ट्रेच लूप पर मूव करता है अराउंड द सन, ऑलवेज स्टेइंग नियर अवर प्लेनेट। The Government of India has extended which two investment options to central government employees under NPS and UPS? भारत सरकार ने NPS और UPS के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन से 2 निवेश विकल्प बढ़ाए हैं? राइट आंसर ऑप्शन है LC75 एंड BLC। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने LC75 एंड BLC इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एक्सटेंड कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, नेशनल पेंशन सिस्टम एंड यूनिफाइड पेंशन सिस्टम के तहत। ठीक है, अब तक ये प्राइवेट सेक्टर के लिए अवेलेबल थे। अब तक क्या था, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो
LC25 और LC50 है, उसके लिए ऑप्ट कर सकते थे, जहाँ पर इक्विटी एलोकेशन 25% और 50% पर कैप था, लिमिट था। अब LC75 और PLC के साथ एम्प्लॉइज अब इक्विटी एक्सपोजर 75% तक जो है पिक कर सकते हैं अपने NPS और UPS अकाउंट के लिए। तो LC75 नाम से पता चल रहा है 75% इक्विटी एक्सपोजर एट इज 35, फिर ये रिड्यूस करता रहता है 15% पर हो जाता है 55 एज तक। फिर है BLC बैलेंस लाइफ साइकिल फंड। फिर है स्कीम G, इट ऑफर्स 100% इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स। विच थ्री कंपनीज हैव एग्रीड टू मर्ज देयर स्पेस बिजनेसेस, कौन सी 3 कंपनियां आपसे अंतरिक्ष कारोबार को विलय करने पर सहमत हुई हैं? राइट आंसर ऑप्शन है एयरबस, लियोनार्डो एंड थ्रिल्स। एयरबस, लियोनार्डो एंड थ्रिल्स ये अपने स्पेस बिजनेस को मर्ज कर देंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एलन मस्क का जो स्पेस एक्स है वही यूरोप में जो है ज़्यादातर स्पेस वर्क को संभाल रहा है। द MahaMedTech initiative is a collaborative effort between ANRF, ICMR and which global foundation? MahaMedTech पहल ANRF, ICMR और किस वैश्विक फाउंडेशन के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है? राइट आंसर ऑप्शन सी है गेट्स फाउंडेशन। तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड गेट फाउंडेशन के साथ मिलकर मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज मेडिकल टेक्नोलॉजी MahaMedTech इसको लॉन्च किया है। इसका मतलब है, इसका मकसद है भारत में मेडिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर को में जो इनोवेशन है उसको एक्सेलरेट करना, हाई कॉस्ट इंपोर्ट पर अपनी जो डिपेंडेंस है उसको कम करना, अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी मेडिकल टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देना। Mission will provide funding support to a wide range of entities, including academic and R&D institutions, hospitals, startups, MSMEs, medtech industry, collaboration between entities। ठीक है, तो इनको फंडिंग दी जाएगी ताकि आप इस तरह के कुछ इनोवेशन लाएं मेडिकल सेक्टर में। Who won the men's singles title at the 2025 फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट? 2025 फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन सी है एंडर्स एंटोनसन। 2025 फ्रेंच ओपन ये बैडमिंटन टूर्नामेंट था, फ्रांस में हुआ है। अगर इसकी विनर्स की बात करें तो मेन सिंगल्स डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसन ने जीता है, विमेन सिंगल्स साउथ कोरिया की एन सियोंग ने जीता है। इंपॉर्टेंट ये रहते हैं मेन सिंगल्स एंड विमेन सिंगल्स, जो डबल्स वाले होते हैं ये जो ग्रैंड स्लैम होते हैं वहाँ पर महत्वपूर्ण रहते हैं, बाकी एग्जाम्स में ये नहीं पूछे जाते वुमन। फिर भी देख लेते हैं। मेंस डबल्स किम बोंग हु और सियो सियोंग जे की जोड़ी ने जीती है। विमेंस डबल्स यूकी फुकुशिमा और मायू मात्सुमोटो ने जीता है। मिक्स डबल्स फेंग यानजे हुआंग डोंगपिन ने जीता है। विच कंट्री वॉन द कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप हेल्ड इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में आयोजित कोग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप किस देश ने जीता? राइट आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। तो बात कर रहे हैं हम कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप की, जो कि जयपुर पोलो ग्राउंड न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। यहाँ भारत ने अर्जेंटीना को 10-9 से हराकर ये टाइटल जीता है। Tomichi Murayama, who passed away recently, served as the Prime Minister of which country? Tomichi Murayama, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है जापान। फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर तोमिची मुरायामा, इनका निधन हो गया 101 की उम्र में। और कुछ ऑबिचुरीज देख लेते हैं। जिम बोल्डर, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं न्यूजीलैंड की, इनका निधन हो गया 90 की एज में। के मथांगी रामाकृष्णन, ये जानी मानी प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन रही हैं, बर्न केयर में स्पेशलिस्ट रही हैं, इनका भी निधन हो गया 91 की एज में, भारत से ही। थाईलैंड की क्वीन मदर सिरिकिट, इनका भी निधन हो गया 93 की एज में। What is the name of India's first flying electric taxi being developed by the E-Plane Company? E-Plane कंपनी द्वारा विकसित की जा रही भारत की पहली उड़ने वाली इलेक्ट्रिक टैक्सी का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए है E200X। ग्लोबल एविएशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर रैमको सिस्टम्स, इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है द E-Plane कंपनी के साथ, जो कि इंडिया की फर्स्ट फ्लाइंग इलेक्ट्रिक टैक्सी E200X को डेवलप कर रही है। तो इसके जरिए जो E-Plane कंपनी है, ये जो रैमको का एविएशन सॉफ्टवेयर है, इसको यूज़ करेगा अपने एयर टैक्सी में लिए, एयर एम्बुलेंस के लिए, एयर कार्गो फ्लीट को ऑपरेशनल करने के लिए। What is the name of the new company jointly incorporated by Reliance Intelligence Limited and Facebook's Indian arm? Reliance Intelligence Limited और Facebook की भारतीय शाखा द्वारा संयुक्त रूप से गठित नई कंपनी का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है रिलायंस एंटरप्राइजेस इंटेलिजेंस लिमिटेड।
देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो होली ऑन सब्सिडरी है रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड, इन्होंने एक नई कंपनी बनाई है जिसका नाम है रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड। तो एक जॉइंट वेंचर है, फेसबुक की जो इंडिया नाम है उसके साथ मिलकर इन्होंने बनाया है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट 855 करोड़ रुपए की इसमें रहने वाली है। एआई सर्विसेज पर ये फोकस करेंगे। रिलायंस इंटेलिजेंस का 70% स्टेक रहेगा इस REIL में, बाकी 30% फेसबुक का रहने वाला है। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो सब्सिडरी है रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड, इसने गूगल के साथ भी पार्टनरशिप की है, जिसके जरिए जो यूज़र है, जो 18 से 25 साल की एज के जो पर्सन है, उन्हें गूगल जेमिनी प्रो AI सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट 18 महीने के लिए। मतलब 35,000 रुपये तक का जो ये पूरी सर्विस है ये 18 महीने के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री में, वो भी ठीक है, लेकिन 25 साल की एज से कम होना चाहिए, 25 या 25 से कम। Which state government approved the building and management of aviation assets and network scheme? किस राज्य सरकार ने विमानन परिसंपत्तियों और नेटवर्क के निर्माण और प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन ए है उड़ीसा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एविएशन एसेट्स एंड नेटवर्क बीमान स्कीम को अप्रूव कर दिया है राज्य के एविएशन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उड़ीसा में जो एविएशन हब है ईस्टर्न इंडिया में एक एविएशन हब के तौर पर निखर के आएगा। जो उड़ीसा है, यहाँ की जो एयर सर्विसेज हैं उनमें जो इन्वेस्टमेंट है उसमें सहायता मिलेगी, सर्विसेज अच्छी हो पाएंगी। विच ग्लोबल कंजर्वेशन बॉडी हैज अडॉप्टेड मोशन 007 ऑन सोल सिक्योरिटी लॉ? किस वैश्विक संरक्षण निकाय ने मृदा सुरक्षा कानून पर प्रस्ताव 007 को अपनाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है IUCN। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, इन्होंने मोशन 007 ऑन सोशल सिक्योरिटी लॉ इसको अपनाया है। पहली बार है जब एक ग्लोबल कंजर्वेशन बॉडी ने इस तरह की सोशल सिक्योरिटी को रिकॉग्नाइज किया है कि ये जो हमारा फूड सिस्टम है, वाटर सप्लाई है, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन है, क्लाइमेट रेजिलियंस है, इसके लिए सोशल सिक्योरिटी मस्ट है। इस मोशन को को स्पॉन्सर्ड किया गया है सेव सोयल, ईसा आउटरीच, ग्लोबल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लीगल स्टडीज ऑफ द एलिजाबेथ हाउब स्कूल ऑफ लॉ, यूनाइटेड स्टेट्स, सोयल सिक्योरिटी थिंक टैंक ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। Which digital payment system accounted for the largest share by volume in the first half of 2025? 2025 की पहली छमाही में किस डिजिटल भुगतान प्रणाली की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी? राइट आंसर ऑप्शन सी है RTGS। हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, ठीक है। पेमेंट्स इकोसिस्टम की बात करें भारत में, तो ये आप सभी जानते हैं कि समय के साथ साथ ग्रोथ ही इसमें देखने की मिली है। अच्छा, अगर हम डिजिटल पेमेंट्स की बात करें तो जो टोटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस हुए हैं 2025 के पहले 6 महीनों में, उनकी वॉल्यूम वाइज अगर हम बात करें तो 99.8% डिजिटल पेमेंट्स हुए हैं। वॉल्यूम की बात होती है यानी कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, और अगर हम वैल्यू कहें तो कितने रुपए के वो ट्रांजैक्शन है। जैसे मैंने 4 बार ट्रांजैक्शन किया तो हुआ वॉल्यूम, अगर मैंने 400 रुपये के ट्रांजैक्शन किए तो उसे बोलते हैं वैल्यू। तो डिजिटल पेमेंट्स 97.7% हिस्सेदारी है ट्रांजैक्शन वैल्यू के हिसाब से। वैल्यू के हिसाब से कितनी 97.7%, वॉल्यूम के हिसाब से 99.8%, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दावा किया है। तो 1572 लाख करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई हैं 2025 के फर्स्ट हाफ में, जिनमें से 1536 लाख करोड़ डिजिटल पेमेंट्स के जरिए आई है। इन फर्स्ट 6 मंथ में जो UPI है वो लार्जेस्ट शेयर रहा है ट्रांजैक्शन, अगर हम वॉल्यूम वाइज बात करें 85%, और अगर हम वैल्यू वाइज बात करें तो 9%। क्योंकि देखिए वॉल्यूम वाइज देखिए, अब आप 10 रुपये का भी कर रहे हैं, 5 रुपये का भी कर रहे हैं, ठीक है, तो छोटी छोटी वैल्यू के ट्रांजैक्शन UPI से काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो काफ़ी ज़्यादा शेयर रहता है, लेकिन वैल्यू के हिसाब से कम शेयर हो जाता है। वैल्यू के हिसाब से अगर हम बात करें रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट सिस्टम, इसका लार्जेस्ट शेयर रहा है 69% का, हालांकि वॉल्यूम के हिसाब से काफ़ी कम है 0.1%। यही क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यहाँ पर, ठीक है, कि लार्जेस्ट शेयर किसका रहा है वॉल्यूम वाइज। तो वॉल्यूम वाइज किसका रहा है RTGS का, माफ कीजिएगा, वैल्यू वाइज है ना, वैल्यू वाइज ज़्यादा रहा है, वैल्यू वाइज RTGS का ज़्यादा रहा है, और वॉल्यूम वाइज उसका UPI का ज़्यादा रहा है। तो इसका आंसर होगा RTGS ही, लेकिन क्वेश्चन में क्या है वैल्यू वाइज होना चाहिए यहाँ पर, लार्जेस्ट शेयर बाय वैल्यू। तो लार्जेस्ट शेयर बाय वैल्यू किसका है RTGS का। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है आपका। लार्ज वैल्यू पेमेंट सिस्टम इन इंडिया इंक्लूड्स RTGS सिस्टम ऑपरेटेड बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
अंडर द ज्ञान भारतम फ्रेमवर्क हाउ मेनी क्लस्टर सेंटर्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड अक्रॉस इंडिया? ज्ञान भारतम फ्रेमवर्क के तहत पूरे भारत में कितने क्लस्टर सेंटर केंद्र स्थापित किए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है 12। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव है ज्ञान भारतम, इन्होंने एमओयू साइन किया है 17 लीडिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ भारत में। और ज्ञान भारतम फ्रेमवर्क के तहत 12 क्लस्टर सेंटर्स, 5 इंडिपेंडेंट सेंटर्स एस्टेब्लिश किए गए हैं। और यहाँ पर जो है जो 5 कोर वर्टिकल्स हैं या थीम कह सकते हैं आप, इनको आगे बढ़ाएंगे। पहला है सर्वे एंड कैटलॉगिंग, कंजर्वेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटाइजेशन, लिंग्विस्टिक एंड ट्रांसलेशन, रिसर्च पब्लिकेशन एंड आउटरीच। बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन को अनाउंस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा। तो इसका मकसद क्या है? जो भारत में जो भी एंशियंट या फिर प्राचीन काल की जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उनको कंजर्व करना, उनको डिजिटाइज करना, जो भी भारत की मैन्युस्क्रिप्ट लेगेसी है उसको प्रमोट करना। व्हाट इज द वर्ड ऑफ द ईयर 2025 अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी.com? डिक्शनरी.com के अनुसार 2025 का सर्वश्रेष्ठ शब्द क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 6-7। डिक्शनरी.com ने कहा है कि 6-7 ये वर्ड ऑफ द ईयर है 2025 के लिए। और अगर हम केवल अक्टूबर की बात करें इस साल में, तो पूरे 2024 में जितना वर्ड यूज हुआ है केवल अक्टूबर में ही 6 गुना ज्यादा यूज हुआ है। तो इन्होंने कहा है कि 6-7 इसको प्रोनाउंस किया जाएगा, ना कि 67। और कई बार ये चर्चा में रहा है, जैसे स्क्रीला का 2024 सॉन्ग है डूड डूड 6-7, और एनबीए प्लेयर हैं लामेलो बॉल, इनकी हाइट 6 फीट 7 इंच है। इस तरह से कई इंस्टेंसेस ऐसे बने जहाँ पर इस 6-7 को यूज किया गया। गोगाबिल लेक इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज 94th रामसर साइट। बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को भारत के 94वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। तो देखिए गोगाबिल लेक ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट बिहार में आता है और इसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। इस तरह से भारत में रामसर साइट्स की संख्या 94 हो गई है, जिनका एरिया 13,60,805 हेक्टेयर्स का है। अब बिहार में 6 रामसर साइट्स हो चुकी हैं और भारत में 3rd पोजीशन पर है। अगर हम नंबर ऑफ रामसर साइट्स की बात करें, पहले नंबर पर तमिलनाडु है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो रामसर साइट के मामले में तमिलनाडु पहले पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे पर है। अगर हम जीआई टैग की बात करें तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। भारत एशिया में टॉप पर है अगर हम रामसर साइट्स की बात करें, और ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पर है, यूनाइटेड किंगडम और मैक्सिको के बाद। ग्लोबली 2546 रामसर साइट्स हैं। ये गोगाबिल लेक बिहार का फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व भी है। इसको लोकल कम्युनिटी द्वारा कंजर्व मैनेज किया जाता है। अदर रामसर साइट्स की बात करें जो बिहार में है, काबर झील, नागी बर्ड सेंचुरी, नागती बर्ड सेंचुरी, गोकुल जलाशय एंड उदयपुर झील। लखनऊ became the second Indian city to be included in UNESCO's गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी आफ्टर विच सिटी? लखनऊ किस शहर के बाद यूनेस्को की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है हैदराबाद। देखिए लखनऊ को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है। यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस का 43rd सेशन हुआ है समरकंद उज्बेकिस्तान में, वहाँ ये घोषणा की गई है। इस तरह से लखनऊ सेकंड इंडियन सिटी बन जाता है हैदराबाद के साथ, जिसे यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है। हैदराबाद को 2019 में किया गया था। इसी के साथ लखनऊ उन 408 सिटीज में शामिल हो गई है जिन्हें यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है अलग अलग क्षेत्र में, जैसे क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मीडिया आर्ट्स एंड म्यूजिक। और इस बार तो आर्किटेक्चर को भी एक क्रिएटिव फील्ड के तौर पर इस नेटवर्क में शामिल किया गया है। इन 2025 विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इज बीइंग सेलिब्रेटेड? 2025 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है 150। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुजरात विजिट किए हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेट किया, यानी कि नेशनल यूनिटी डे। नेशनल यूनिटी डे हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2014 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। ये वाला जो क्वेश्चन है ये अक्टूबर की पीडीएफ में डलवा देंगे, है ना, क्योंकि अक्टूबर से संबंधित है तो वहां पर डलवा देंगे इसे, क्योंकि 31 का करंट अफेयर्स था तो उस दिन कवर नहीं हो पाया, इसलिए आज कवर हो रहा है। इस मौके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में, जो कि गुजरात के एकता नगर में है। प्लेज ऑफ यूनिटी इन्होंने ली। इस साल हम सरदार पटेल की 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
सरदार पटेल इंडिया के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, होम मिनिस्टर रहे, और सबसे महत्वपूर्ण योगदान देश में ये था 560 प्रिंसली स्टेट्स को मनाना, ठीक है, और उनको यूनाइट किया, भारत में शामिल किया उन्हें। 40% ऑफ इंडियाज लैंड एंड पॉपुलेशन प्रिंसली स्टेट्स में ही थी, तो एक बहुत तगड़ा टास्क इन्होंने पूरा किया था। इगास बकवाल ऑल्सो नोन एज बूढ़ी दिवाली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। इगास बकवाल जिसे बूढ़ी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है, किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी है उत्तराखंड। इगास बकवाल जिसे बूढ़ी दिवाली भी कहते हैं, ये उत्तराखंड में मनाई जाती है। इस बार 1 नवंबर 2025 को मनाई गई है। जो दिवाली हम मनाते हैं उसके 11 दिन बाद इगास बकवाल मनाया जाता है, कार्तिक शुक्ल एकादशी को। और माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार जो भगवान राम अयोध्या लौटे थे अपने वनवास के बाद, तो ये जो न्यूज़ है ये उत्तराखंड के हिली रीजन्स में 11 दिन बाद पहुंची थी, इसलिए 11 दिन बाद ही बूढ़ी दिवाली मनाते हैं। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द न्यू डिफेंस फ्रेमवर्क साइंड बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित नई रक्षा समझौते की अवधि क्या है? राइट आंसर ऑप्शन भी है 10 साल, 10 ईयर्स। तो भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ने 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क को साइन किया है। और आपको बता दें, जो फ्रेमवर्क फॉर द यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप है, इसे साइन किया गया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेट के बीच में। कहाँ पर? 12th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस, जो कि कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। तो ये आप याद रखेंगे, ना तो इसे भारत में साइन किया गया, ना ही यूएस में, इसे कुआलालंपुर मलेशिया में साइन किया गया है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। 2013 में जॉइंट प्रिंसिपल्स फॉर डिफेंस कोऑपरेशन भारत और अमेरिका ने साइन किया। 2016 में भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया यूएस को। और ये 10 साल का रोड मैप है जो लैंड, मैरीटाइम, एयर स्पेस, साइबर स्पेस, इन सभी डोमेन्स में कार्य करेगा। दोनों ही साइड्स ऑलरेडी कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव को भी साइन कर चुके हैं। कॉम्पैक्ट यानी कि कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सक्लूडेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। Which union ministry achieved 3 Guinness World Records under the स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कैंपेन? किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टाइटल अचीव किए हैं अंडर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कैंपेन के तहत। तो 3 रिकॉर्ड्स कौन से हैं? पहला है मोस्ट नंबर टू रजिस्टर फॉर अ हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म इन 1 मंथ, 3.21 करोड़ से ज़्यादा। मोस्ट पीपल टू साइन अप फॉर अ ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग ऑनलाइन इन 1 वीक, 9.94 लाख से ज़्यादा। मोस्ट पीपल टू साइन अप फॉर वाइटल साइंस स्क्रीनिंग ऑनलाइन इन 1 वीक एट द स्टेट लेवल, 1.25 लाख से ज़्यादा। 17 सितंबर को ये कैंपेन लॉन्च किया गया था। द न्यूली प्रोक्योर्ड सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज फॉर द इंडियन आर्मी वन मैन्युफैक्चर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? भारतीय सेना के लिए खरीदे गए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का निर्माण किस संगठन द्वारा किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन भी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इंडियन आर्मी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके जरिए हम फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर, यानी कि भारत में डिजाइन किया गया, यही मैन्युफैक्चर किया गया है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस, जिन्हें डेवलप किया गया है डीआरडीओ द्वारा और प्रोड्यूस किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो इनमें हाई डेटा रेट्स एंड मोबाइल एडहॉक नेटवर्क कैपेबिलिटीज़ हैं, और ये जो हमारा रियल टाइम कम्युनिकेशन है उसको सिक्योर करती है। आर्मी की जो ऑपरेशन रेडीनेस है उसको और भी मजबूत करती है। एक्सरसाइज त्रिशूल इज बीइंग कंडक्टेड बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अलोंग विच बॉर्डर ऑफ इंडिया? भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा भारतीय की सीमा पर अभ्यास त्रिशूल आयोजित किया जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन डी है वेस्टर्न बॉर्डर विद पाकिस्तान। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एक्सरसाइज त्रिशूल कंडक्ट कर रही है, जो कि ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसमें इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है। कहाँ पर? वेस्टर्न बॉर्डर में, पाकिस्तान के साथ जो लगता हुआ हमारा बॉर्डर है। और ये भारत का जो जय है, यानी कि जॉइनेस, आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन, इसको दर्शाती है। इसको महागुर्जर कोड नेम भी दिया गया है। ये राजस्थान, गुजरात के एरियाज में की जा रही है, खास करके सर क्रीक में। What is the name of the experiment launched by scientists in Brazil to study how the Amazon rainforest will respond to future climate conditions? ब्राज़ील में वैज्ञानिकों द्वारा शुरू किए गए प्रयोग का नाम क्या है, जिसका उद्देश्य यह अध्ययन करना है कि अमेज़न वर्षावन भविष्य की जलवायु परिस्थितियों पर कैसी प्रतिक्रिया देगा? राइट आंसर ऑप्शन सी है अमेज़न फेस।
देखिए जंगल का एक एरिया रखा हुआ है और ये सब स्टील के पिलर लगाए हुए हैं। बीच में जो आपको धुआं दिख रहा है पूरी कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने छोड़ी हुई है यहाँ पर, ताकि ये पता चले कि जो इसके बीच में जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है ये आने वाले समय में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, तो उस हिसाब से इन्होंने अंदाजन इतनी छोड़ी है और किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है इन पेड़ पौधों पर। तो साइंटिस्ट जो कि ब्राज़ील में है, ब्राज़ील के साइंटिस्ट ने अमेज़न फेस फ्री एयर CO2 इनरिचमेंट एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया है, ताकि पता चल जाए कि फ्यूचर क्लाइमेट कंडीशंस को अमेज़न रेन फॉरेस्ट कैसे अडॉप्ट कर पाएंगे। तो एक टाइम मशीन एक्सपेरिमेंट है, इसमें स्टील रिंग्स यूज़ किए गए हैं और फॉरेस्ट का एक सेक्शन इसमें कैद किया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड का काफ़ी हाई लेवल इसमें रखा गया है। फिर देख रहे हैं किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है इन पर। Mazagon Dock Shipbuilders Limited recently signed a teaming agreement with which company for designing and building landing platform docks. मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने हाल ही में लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स के डिजाइन और निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है, स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड और स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक टीमिंग एग्रीमेंट साइन किया, जिसके जरिए इंडियन नेवी के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स को डिजाइन करेंगे और कंस्ट्रक्ट करेंगे। MDL अपनी एक्सपर्टीज जो है इनके शिप डिजाइनिंग में, सिस्टम इंटीग्रेशन में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में उसको देगा। और जो स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसकी जो वर्ल्ड क्लास शिप बिल्डिंग एंड हैवी फैब्रिकेशन फैसिलिटीज है उसका उपयोग कर पाएंगे। India and which country signed two major agreements to boost power cooperation and develop new cross-border transmission lines for enhanced regional energy trade and connectivity? भारत और किस देश ने विद्युत सहयोग को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नई सीमा पार ट्रांसमिशन लाइनों को विकसित करने के लिए दो प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन ए है, नेपाल। तो भारत और नेपाल ने दो मेजर एग्रीमेंट साइन किए ताकि पावर कोऑपरेशन को बूस्ट किया जा सके, नए क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइंस को डेवलप किया जा सके। तो भारत की ओर से पावर ग्रिड और नेपाल की ओर से नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी द्वारा ये एग्रीमेंट साइन किए गए हैं और इसके जरिए इनारुआ जो नेपाल में है यहाँ से लेकर न्यू पूर्णिया इंडिया तक एक लाइन डेवलप की जाएगी 400 किलोवाट की। लामकी दोदोधारा नेपाल और बरेली इन इंडिया, यहाँ पर भी एक 400 किलोवाट ट्रांसमिशन सिस्टम सेटअप किया जाएगा। AI powered online knowledge database Grokipedia has been developed by which company? AI संचालित ऑनलाइन नॉलेज डेटाबेस ग्रोकीपीडिया किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, XAI। एलन मस्क की जो AI कंपनी है XAI, इन्होंने एक AI पावर्ड ऑनलाइन नॉलेज डेटाबेस को तैयार किया है जिसे विकिपीडिया का रिप्लेसमेंट माना जा रहा है। इसका नाम है ग्रोकीपीडिया। कई सारे आर्टिकल्स पे टिल डेट है और अपग्रेड होते रहेंगे। ये सेम इंटरफेस है जैसा विकिपीडिया का है, आप खुद से भी ट्राई करके देख सकते हैं, कुछ सर्च करना हो तो मिल जाएगा। Which company has partnered with OpenAI to embed its digital wallet into ChatGPT? किस कंपनी ने अपने डिजिटल वॉलेट को ChatGPT में एम्बेड करने के लिए OpenAI के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, पेपल। तो पेपल ने एक एग्रीमेंट साइन किया है OpenAI के साथ, जिसके जरिए ChatGPT के साथ ही डिजिटल वॉलेट को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो यूजर्स जो कि चैटबॉट यूज करते हैं, ChatGPT यूज करते हैं, वहाँ पर उन्हें कोई प्रोडक्ट दिखता है तो वो डायरेक्ट बाय कर सकते हैं पेपाल के जरिए पेमेंट करके। ठीक है, जैसे आप ChatGPT यूज़ कर रहे हैं तो वहीं पर आपको कोई प्रोडक्ट आपको पता चलता है कि ये है, तो वहीं के वहीं आप उसको बाय कर सकते हैं, पेपल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। Who has been honored as a top agri-food pioneer by the World Food Prize Foundation? विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, संजीव कपूर। तो सेलिब्रेटेड शेफ, ऑथर एंड पद्मश्री अवार्डी संजीव कपूर इन्हें टॉप एग्री फूड पायनियर के तौर पर सम्मानित किया गया है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा। व्हाट इज द नेम ऑफ साउथ कोरियाज हाईएस्ट नेशनल अवार्ड गिवन टू डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंगवा। साउथ कोरिया को विजिट किया है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने और साउथ कोरिया ने इन्हें रेप्लिका गोल्ड क्राउन दिया है और ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंगवा जो कि साउथ कोरिया का हाईएस्ट डेकोरेशन है, हाईएस्ट अवार्ड है, इससे भी सम्मानित किया गया है। तो एशिया के दौरे पर थे डोनाल्ड ट्रंप, मलेशिया गए, जापान गए, साउथ कोरिया गए, चाइना गए, मतलब चाइना के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई इनकी।
At which tournament did Namitpur Singh Walia secure the title of international master? नमितपीर सिंह वालिया ने किस टूर्नामेंट में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का खिताब हासिल किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है एनिमस इंटरनेशनल मास्टर्स टूर्नामेंट। पंजाब के नमितपीर सिंह वालिया जालंधर से आते हैं, इन्होंने इंटरनेशनल मास्टर बन गए हैं चेस में। हाल ही में थर्ड एनिमस इंटरनेशनल मास्टर्स टूर्नामेंट हुआ फ्रांस में, यहाँ पर ओवरऑल इनकी 4th पोजीशन रही है। इंटरनेशनल मास्टर भी वैसे ही टाइटल होता है जैसे ग्रैंड मास्टर टाइटल होता है, पर उससे नीचे लेवल का होता है। 1950 में इसको जो है क्रिएट किया गया था ग्रैंड मास्टर टाइटल के साथ ही। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस द 67th एडिशन ऑफ द एनुअल आकाशवाणी संगीत सम्मेलन 2025? किस संगठन ने वार्षिक आकाशवाणी संगीत सम्मेलन 2025 के 67वें संस्करण की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है प्रसार भारती। प्रसार भारती मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर 67th आकाशवाणी संगीत सम्मेलन 2025 ऑर्गेनाइज कर रहा है 2 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में पूरे देश में 24 सेंटर्स पर। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी हैं। वेयर वॉज द इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस 3.0 वीक ईयर 2025 हेल्ड? अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 वीक ईयर 2025 कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए है गोवा। तो इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस 3.0 वीक ईयर 2025 ये ICR सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट गोवा में आयोजित हुआ है। वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें जो टोटल एरिया है जो साल्ट अफेक्टेड सोइल्स जहाँ पर हैं, लवण वाली सोइल है जहाँ पर, तो उसका एरिया 1381 मिलियन हेक्टेयर है, या फिर टोटल ग्लोबल लैंड एरिया का 10.7%। और लार्जेस्ट कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, अर्जेंटीना में, कजाकिस्तान में, रशियन फेडरेशन में। भारत की बात करें तो 6.73 मिलियन हेक्टेयर सैलिनिटी से अफेक्टेड है एरिया। Which state's police has launched the Cyber Jago program to promote online safety among students? किस राज्य की पुलिस ने छात्रों के बीच ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है पंजाब। तो पंजाब पुलिस की जो साइबर क्राइम डिवीजन है, इन्होंने राज्य भर में साइबर जागो कैंपेन लॉन्च किया है ताकि इंटरनेट सेफ्टी और सेफ ऑनलाइन यूज किस तरह से हम कर सकते हैं जागरूकता फैलाई जा सके, जो कि स्कूल स्टूडेंट्स हैं खास करके उन्हें। साइबर क्राइम में आप जानते हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं डिजिटल डिवाइसेस या नेटवर्क के जरिए आप कंप्यूटर का एक्सेस प्राप्त कर लेते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं, है ना, या सर्विस डिसरप्ट कर देते हैं इस तरह से। इंडिया डिफीटेड विच कंट्री इन द फाइनल ऑफ द 2025 ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप? भारत ने 2025 ICC महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में किस देश को हराया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है साउथ अफ्रीका। तो 2025 ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ये 13th एडिशन था विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का। चौथी बार भारत ने इस वर्ल्ड कप को होस्ट किया है। इससे पहले 1978 में, 1997 में, 2013 में होस्ट कर चुका है। और भारत के साथ साथ श्रीलंका ने भी इस टूर्नामेंट को इस साल होस्ट किया। कुछ मैचेस श्रीलंका में भी खेले गए। इस टूर्नामेंट की जो ओपनिंग सेरेमनी है वो असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम गुवाहाटी में हुई थी। इंडिया और श्रीलंका के बीच मैच हुआ था 30 सितंबर को। अब बात करें इस वर्ल्ड कप की, तो भारत ने विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया है। पहली बार भारत ने जीता है। 52 रन से विक्ट्री हासिल किया साउथ अफ्रीका पर। कहाँ खेला गया? DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में। शफाली वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच डिक्लेयर की गई हैं। दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डिक्लेयर की गई है। भारतीय टीम जो कि विजेता है, इन्हें प्राइज मनी दी जाएगी 37.3 करोड़ रुपीस की। What position did India secure in the 2025 Global Firepower Military Strength Ranking? 2025 ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 4th। तो टॉप 10 कंट्रीज आप देख सकते हैं मिलिट्री स्ट्रेंथ के हिसाब से। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग रिलीज हुई है और इसमें वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज बताया गया है उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ के हिसाब से। 145 कंट्रीज को रैंक किया गया है 60 इंडिविजुअल फैक्टर्स के हिसाब से। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहली पोजीशन पर है 2005 के बाद, 2005 से ही। उसके बाद दूसरे नंबर पर रशिया आता है, तीसरे नंबर पर चाइना आता है। भारत चौथे नंबर पर है। सब ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स स्कोर 0.1184 है। फिर भारत के बाद साउथ कोरिया 5वें नंबर पर, फिर यूनाइटेड किंगडम 6ठे पर, फ्रांस 7वें पर, जापान 8वें पर, टर्की 9वें पर, 10वें पर इटली। India will host which 3 major international maritime events at the Visakhapatnam in February 2026?
भारत फरवरी 2026 में विशाखापट्टनम में किन 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है IFR, मिलान, IUNS। तो भारत 3 मेजर इंटरनेशनल मैरीटाइम इवेंट्स होस्ट करेगा फरवरी 2026 में विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ये 3 इवेंट्स होंगे: इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026, एक्सरसाइज मिलान 2026, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स। तो ये 15 से 25 फरवरी 2026 के बीच होने वाले हैं। तो पहली बार भारत इन मेजर मेरीटाइम इवेंट्स को एक साथ कंडक्ट करने वाला है। भारत का जो महासागर विजन है, यानी कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी फॉर्म्ड फॉर आधार विजन 2032? आधार विजन 2032 के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है नीलकंठ मिश्रा। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI ये जल्दी आधार विजन 2032 फ्रेमवर्क जारी करने वाला है। किस तरह से आधार को ट्रांसफॉर्म किया जाए, उसमें चेंजेस लाए जाएं, और जिस तरह से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है उसके हिसाब से आधार को एट पार लाया जाए। तो इस एम्बिशियस ट्रांसफॉर्मेशन को गाइड करने के लिए UIDAI ने एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है, जिसके चेयरपर्सन है नीलकंठ मिश्रा, जो कि UIDAI के चीफ हैं। इसमें भुवनेश कुमार भी हैं, UIDAI के CEO, विवेक राघवन, धीरज पांडे, शशि कुमार गणेशन, राहुल मथान, नवीन भोजीराजा, डॉक्टर प्रभारन पूर्णचंद्रन, अनिल जैन, मयंक वत्स, अभिषेक कुमार सिंह, ये सभी इस कमेटी के मेंबर हैं। अच्छा, और किस तरह से जो भारत का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसके साथ अलाइन किया जाए आधार आर्किटेक्चर को, इस बारे में भी ये कमेटी अपने राय रखेगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस इंक्रिप्शन, नेक्स्ट जनरेशन डेटा सिक्योरिटी मैकेनिज्म, इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज है उन पर फोकस रहने वाला है। हु वॉन इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल गोल्ड एट द पिकलबॉल वर्ल्ड कप? पिकलबॉल विश्व कप में भारत का पहला पदक स्वर्ण किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन सी है विजय छाबरिया। तो विजय छाबरिया, इन्होंने भारत का अब तक का पहला मेडल जीता है पिकलबॉल वर्ल्ड कप में, जो कि फ्लोरिडा में हुआ है, और गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। वहीं 14 साल की अनुष्का छबरिया, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है अंडर 34 वुमेन सिंगल्स कैटेगरी में पिकलबॉल वर्ल्ड कप 2025 में, और यंगेस्ट इंडियन एवर बन गई हैं जो वर्ल्ड कप पोडियम पर स्टैंड हुई है। What was India's rank on the medal table at the 2025 ASEAN Youth Games held in Bahrain? बहरीन में आयोजित 2025 एशियाई युवा खेलों में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 6th। तो भारत ने अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर की है 2025 आसियान यूथ गेम्स, जो कि मनामा बहरीन में हुई है। 48 मेडल्स भारत ने जीते हैं, जिसमें 13 गोल्ड है, 18 सिल्वर है, 17 ब्रोंज मेडल है। और मेडल्स टेबल पे भारत 6ठे नंबर पर है, और पहले नंबर पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। तो 222 इंडियन एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट किया। गर्ल्स की जो कबड्डी टीम है उसने तो भारत के लिए पहला गोल्ड यहाँ पर जीता। और प्रीति स्मिता भोई, इन्होंने वर्ल्ड यूथ रिकॉर्ड सेट किया वेट लिफ्टिंग में। अब भारत 2026 यूथ ओलंपिक्स, जो कि ढाका सेनेगल में खेले जाएंगे, उसके लिए भी क्वालिफाई कर चुका है। Who has been appointed as the Chief Executive Officer of संसद टीवी? संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है अमित खरे। तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है अमित खरे, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं संसद टीवी के। ये इनकी एडिशनल ड्यूटी दी गई है, वरना ये वाइस प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी हैं। और किन से टेक ओवर करेंगे? ये लोकसभा सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह से। What is the name of the passenger vessel that completed its maiden voyage to Barren Island, the only active volcano in the Indian subcontinent? उस यात्री जहाज का नाम क्या है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप तक अपनी पहली यात्रा पूरी की? राइट आंसर ऑप्शन ए है सिंधु। तो देखिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक पैसेंजर वेसल है सिंधु। इसने अपनी पहली यात्रा की है बैरन आइलैंड में। बैरन आइलैंड इकलौता एक्टिव वोल्केनो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। और ये सिंधु, ये बैरन आइलैंड तक या फिर वापस पोर्ट ब्लेयर में हडू वार्फ में आया है। तो पहली बार है जब यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह की सर्विस ट्रैवलर्स के लिए लॉन्च की है, ताकि वो आइलैंड से जा सकें एक पैसेंजर वेसल के जरिए, सिंधु के जरिए। और पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर की दूरी पर है ये बैरन आइलैंड।
इनहेबिटेड है, यानी भी यहाँ पर कोई रहता नहीं है। Which country's space agency successfully launched its new unmanned cargo spacecraft, the HTV-X1, aboard the flagship H3 rocket? किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने नए मानव रहित कार्गो अंतरिक्ष यान HTV-X1 को H3 रॉकेट के माध्यम से सफलतापूर्वक लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है जापान। तो जापान की स्पेस एजेंसी है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जाक्सा। इन्होंने अपने H3 रॉकेट से एक अनमैन्ड कार्गो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है अपने फर्स्ट मिशन के तहत, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सप्लाई डिलीवर करेगा। तो इस स्पेसक्राफ्ट का नाम है HTV-X1। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कनेक्ट होगा 6 महीनों के लिए, और जो भी सप्लाईज हैं वो डिलीवर करेगा, और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर वेस्ट है उन्हें वापस लाएगा। उसके बाद फिर अपना जो टेक्निकल मिशन है उनको कंडक्ट करेगा। What is the name of the proposed entity that will manage the digital payments intelligence platform in India? उस प्रस्तावित इकाई का नाम क्या है जो भारत में डिजिटल भुगतान खुफिया प्लेटफॉर्म का प्रबंधन करेगी? राइट आंसर ऑप्शन डी है इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलकर डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर रही है, ताकि जो फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स होते हैं बैंक्स में रियल टाइम में, मतलब जो फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स होते हैं बैंकों में, उन्हें रियल टाइम में डिटेक्ट किया जा सके। तो जो भी 12 स्टेट रन बैंक्स हैं वो जल्दी इक्विटी स्टेक्स इसमें अपना हासिल करेंगे, और इसको बोला जा रहा है इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन। ये सेक्शन 8 कंपनी होगी, ऑथराइज कैपिटल 500 करोड़ की, पेड अप कैपिटल 200 करोड़ की इसकी होने वाली है। एट प्रेजेंट इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, जो कि होम अफेयर्स मिनिस्ट्री में आता है, ये एक नोडल एजेंसी है साइबर क्राइम्स के लिए। बाकी बैंक्स MuleHunter.ai भी यूज़ कर रही है, जो RBI ने लॉन्च किया है, ताकि म्यूल अकाउंट्स को डिटेक्ट किया जा सके। म्यूल अकाउंट्स मतलब क्रिमिनल जो बनाते हैं अकाउंट्स इलिसिट मनी के लिए, ठीक है, जो गलत तरीके से पैसा कमाया जाता है उसको डालने के लिए। What is the tentative budget for implementing the nutrient-based subsidy rates for phosphatic and potassic fertilizers for the upcoming Rabi season 2025-26? आगामी रबी सीजन 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को लागू करने के लिए बजट किया है। राइट आंसर ऑप्शन डी है 37,952.29 करोड़ रुपए। यूनियन कैबिनेट ने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स अप्रूव कर दिए हैं फॉस्फेटिक एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर्स के लिए अपकमिंग रबी सीजन 2025-26 के लिए, और 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक के पीरियड को कवर करेगा। इसका बजट है 37,952.29 करोड़ रुपए। तो सब्सिडीज प्रोवाइड कराई जाएगी PN के फर्टिलाइजर्स पर, डायमोनियम फॉस्फेट, NPK ग्रेड्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड सुपर अर्थ? नव खोजे गए सुपर अर्थ का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है GJ251c। तो साइंटिस्ट ने सुपर अर्थ जिसका नाम GJ251c है इसको डिस्कवर किया है, और ये 20 लाइट ईयर्स से भी कम दूरी पर स्थित है भारत से, माफ कीजिएगा अर्थ से, और अर्थ के मास से 4 टाइम्स इसका मास है। और आपको बता दें जो रिसर्चर्स हैं पेन स्टेट यूनिवर्सिटी से, उन्होंने इस डिस्कवरी को पूरा किया है। तो इस डिस्कवरी से अब एक हम पता लगा सकते हैं कि लिक्विड वाटर को ये सपोर्ट करता है या नहीं करता है, और जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके बियॉन्ड लाइफ कहीं पर हो सकती है या नहीं हो सकती है। प्लेनेट को डिटेक्ट किया गया है हैबिटेबल जोन प्लेनेट फाइंडर द्वारा होपी एबल टेलीस्कोप के जरिए। सुपर अर्थ क्या होती है? एक तरह की एक्सोप्लेनेट होती है। सुपर अर्थ में क्या होता है, जो एक तरह का एक्सोप्लेनेट होता है, उसका मास तो अर्थ से ज़्यादा होता है, लेकिन जो यूरेनस और नेपच्यून है उनसे काफ़ी कम होता है, ठीक है। और सुपर अर्थ इसका मतलब ये नहीं कि आप अर्थ की तरह वहाँ पर हैबिटेबिलिटी है, अर्थ की तरह वहाँ पर रहने कंडीशन है, ऐसा नहीं है, केवल अर्थ से अधिक उसका मास होता है, इसलिए उसको सुपर अर्थ बोला जाता है। Wavex recently signed an MOU with which organization to boost India's creative content and media technology startup ecosystem? Wavex ने हाल ही में भारत के रचनात्मक सामग्री और मीडिया प्रौद्योगिकी स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन ए है T-Hub। तो Wavex जो कि स्टार्टअप एक्सीलरेटर इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है T-Hub के साथ,
जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टार्टअप हब है। और ये एमओयू किया गया ताकि भारत का क्रिएटिव कंटेंट एंड मीडिया टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक बूस्ट मिल सके। दिस कोलैबोरेशन इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट इंडियन स्टार्टअप्स बाय प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर्ड इंक्यूबेशन, मेंटरशिप, एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क्स। ठीक है, तो जो नेटवर्क्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटरशिप है प्रोवाइड की जाएगी। Who is heading the government constituted committee to review the notified rates under RODTEP and ROSCTL schemes? RODTEP and ROSCTL योजनाओं के तहत अधिसूचित दरों की समीक्षा के लिए सरकार द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? राइट आंसर ऑप्शन सी है, नीरज कुमार गुप्ता। गवर्नमेंट ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जिसको हेड कर रहे हैं फॉर्मर सेक्रेटरी नीरज कुमार गुप्ता। और जो दो स्कीम्स हैं एक्सपोर्टर्स के लिए, RODTEP और ROSCTL, इसमें जो नोटिफाइड रेट्स हैं उनको रिव्यू करेंगे। और 2 मेंबर हैं इसमें, SR बरुआ और विवेक रंजन। तो RODTEP की मतलब रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर जो टैक्सेस हैं, ड्यूटीज हैं, लेवाइज हैं, उन पर रिफंड प्राप्त होता है। ठीक है, जो भी एक्सपोर्टर्स पर लगाई गई हैं, जो भी ड्यूटीज, टैक्स, रिवाइज एक्सपोर्ट्स पर लगाई गई हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम या फिर जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम उनको रिम्बर्स नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर रिफंड उनको किया जाता है, सेंट्रल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी, लोकल लेवल पर भी। मार्च 2026 तक ये स्कीम एक्सटेंड कर दी गई है। और फिलहाल जो करंट RODTEP रेट्स हैं वो 0.3 से 4.3% तक के बीच में है। दूसरी है ROSCTL स्कीम, यानी कि रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवाइज। ये 2021 में अनाउंस की गई थी गारमेंट एक्सपोर्टर्स के लिए। इसमें भी उन्हें रिबेट मिलता है सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस पर। उनका जो शिपमेंट किया जाता है, जो शिपमेंट बाहर भेजते हैं उस रेट पर मैक्सिमम रेट ऑफ रिबेट 6.05% है और मेड अप्स पर 8.2% है। Tata Advanced Systems Limited and Chevron Aircraft Engines have jointly set up a new facility to manufacture complex rotating parts for the CFM LEAP engine in which state? Tata Advanced Systems Limited और Chevron Aircraft Engine ने संयुक्त रूप से किस राज्य में CFM LEAP इंजन के लिए जटिल घूर्णन भागों के निर्माण के लिए एक नई सुविधा स्थापित की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, तेलंगाना। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और फ्रेंच एरोस्पेस जायंट सैफ्रन एयरक्राफ्ट इंजन्स, इन्होंने एक नई फैसिलिटी सेटअप की है जिसके जरिए आदिबातला, तेलंगाना में ये जो CFM लीप इंजन है इसके जो रोटेटिंग पार्ट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करेंगे। 425 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लगने वाली है। और ये किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाएंगे? CFM इंटरनेशनल के द्वारा, जो कि 50-50 जॉइंट वेंचर है जी एरोस्पेस और सैफ्रन के बीच में। Who won the Mexican Grand Prix 2025? मैक्सिकन ग्रां प्री 2025 किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन है लैंडो नॉरिस। लैंडो नॉरिस ने मैक्सिकन GP जीत लिया है। ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर है, मैक्लारेन के लिए फॉर्मूला 1 में compete करते हैं। Where was इंटरनेशनल आर्य महासम्मेलन 2025 हेल्ड? अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, न्यू दिल्ली। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल आर्य महासम्मेलन 2025 को संबोधित किया है रोहिणी, न्यू दिल्ली में। इंटरनेशनल आर्य समिट 2025 एक ज्ञान ज्योति फेस्टिवल का ही पार्ट है जिसके जरिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है और आर्य समाज की 150 ईयर्स को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आर्य समाज एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट हुआ है, 1875 में स्टार्ट किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा मुंबई में। इसका मोटो है टू मेक द होल वर्ल्ड नोबल। द यंग लीडर्स फोरम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन आर्मी इन कोलैबोरेशन विद विच इंस्टीट्यूशन? यंग लीडर्स फोरम का आयोजन भारतीय सेना द्वारा किस संस्था के सहयोग से किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज क्लाउस। इंडियन आर्मी ने सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज के साथ मिलकर यंग लीडर्स फोरम को ऑर्गेनाइज किया है मानेकशॉ सेंटर, न्यू दिल्ली में। और भारत जो है इंडियन आर्मी जो है 27-28 नवंबर में एक चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 का 3rd एडिशन होस्ट करने वाला है, तो उसी का ये प्री इवेंट था यंग लीडर्स फोरम। और थीम रहने वाला है इस डायलॉग का रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत। Who launched twin reports on India's service sector, insight from GVA and employment trends and state level dynamics? देश के सेवा क्षेत्र पर 2 रिपोर्ट, राष्ट्रीय सकल मूल्य संवर्धन और रोजगार रुझान तथा राज्य स्तर की सक्रियता का निरीक्षण किसने लॉन्च की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, CEO नीति आयोग। BVR सुब्रमण्यम जो कि CEO नीति आयोग के, उन्होंने 2 रिपोर्ट्स जारी किए हैं सर्विसेज थीमेटिक सीरीज पर।
पहली है इंडिया सर्विस सेक्टर इनसाइट फ्रॉम जीवीए ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनामिक्स। दूसरी है इंडिया सर्विसेज सेक्टर इनसाइट्स फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनामिक्स। तो इस रिपोर्ट में जो बातें बताई गई हैं मैं बता देता हूँ। 2024-25 में सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन है हमारे जीवीए में ग्रोस वैल्यू एडेड में वो 55% का रहा है, जबकि प्राइमरी सेक्टर का 16%, सेकेंडरी सेक्टर का 29% रहा है। 128 मिलियन वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देता है सर्विस सेक्टर 2023-24 में, जो कि सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है कंस्ट्रक्शन के बाद। हालांकि हाई कॉन्ट्रीब्यूशन के बावजूद भी लेस देन 1/3 ऑफ टोटल जॉब्स ये क्रिएट कर रहा है। When is World Tsunami Awareness Day observed every year? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 5 नवंबर। दिसंबर 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये ऐलान किया कि 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाएगा। और ये जो डे है ये जापान द्वारा इसका इनिशिएट किया गया था। इस डे को सुनामी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जापानीज वर्ड एक तो है सु यानी कि हार्बर और नामी मतलब वेव। 2025 में वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे का थीम है बी सुनामी रेडी, इन्वेस्ट इन सुनामी प्रिपेयरनेस। The new trophy of the FIDE World Chess Cup has been named after which Indian chess legend? FIDE विश्व शतरंज कप की नई ट्रॉफी का नाम किस भारतीय शतरंज दिग्गज के नाम पर रखा गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है विश्वनाथन आनंद। तो FIDE वर्ल्ड चेस कप इसकी जो नई ट्रॉफी है इसको अनवेल किया गया है पणजी गोवा में, और इसका नाम विश्वनाथन आनंद ट्रॉफी रखा गया है, जो भारत के प्लेयर रहे हैं 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन उनके नाम पर। 2 मिलियन $US की प्राइज मनी इस टूर्नामेंट में दी जाएगी। 206 प्लेयर्स अक्रॉस 80 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। 2002 के बाद पहली बार है जब भारत FIDE वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है। इससे पहले हैदराबाद में गया था 2002 में, जब आनंद ने रुस्तम कासिमजोव को हराया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड शांति शिखर, अ न्यू मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लर्निंग सेंटर एट विच प्लेस? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर एक नए ध्यान और आध्यात्मिक शिक्षण केंद्र शांति शिखर का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है नवा रायपुर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शांति शिखर, जो कि एक नया मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लर्निंग सेंटर है जिसे ब्रह्मा कुमारी द्वारा स्टैब्लिश किया गया है, इसका उद्घाटन किया नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। साथ ही इन्होंने छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल कम ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम को भी इनॉग्रेट किया है। आगे बढ़ने से पहले एक रिव्यू देख लेते हैं। पायल सागर जी हैं ये, तो इनका सेंट्रल बैंक में सिलेक्शन हो गया था, वहाँ पर ये कार्य कर रही हैं पिछले साल से ही, और उससे पहले हमारे चैनल के साथ जुड़ी हुई थी, डेली आंसर भी करती थी जो असाइनमेंट क्वेश्चंस होते थे। और ये इनका रिव्यू है। तो फिर से नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दोबारा इन्होंने हमारे चैनल को फॉलो करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये इसलिए दिखा रहा हूँ मैं आपको क्योंकि यही कंटेंट पढ़कर कई लोग का सिलेक्शन हुआ है ना, और जिन्हें आगे भी पढ़ना है वो दोबारा फिर मुड़कर आ जाते हैं यहीं पर ही हमारी चैनल पर, क्योंकि जहाँ से सिलेक्शन हुआ है यहीं से उन्हें समझ में आया करंट अफेयर्स, तो वापस फिर यहीं आ जाते हैं कि यहीं से पढ़कर आगे भी जो नए अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें भी सिलेक्शन लेंगे अपना। ठीक है। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इम्पोज अ जनरेशनल बैन ऑन स्मोकिंग? धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी है मालदीव्स। मालदीव्स पहला देश बन गया है पूरे वर्ल्ड में जिसने जनरेशनल बैन लगाया है स्मोकिंग में, यानी कि जो भी इंडिविजुअल है जिसका जन्म जनवरी 2007 या उसके बाद हुआ है वो ना तो जो टोबैको प्रोडक्ट्स उन्हें परचेज कर सकता है, ना ही उन्हें सेल कर सकता है। इंपोर्ट पर भी बैन लगा दिया है। सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, पोजेशन, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, वेपिंग प्रोडक्ट्स, इन सब पर बैन लगाया हुआ है। इंडिया डिस्पैच्ड फर्स्ट एवर एयर शिपमेंट ऑफ 350 kg of India's GI tagged Indi lime from Vijaypura, Karnataka, and 150 kg पुलियांकुड़ी लाइम फ्रॉम तेनकासी, तमिलनाडु टू विच कंट्री? भारत ने विजयपुरा कर्नाटक से 350 किलोग्राम जीआई टैग वाली इंडी लाइम और तेनकासी तमिलनाडु से 150 किलोग्राम पुलियानकुड़ी लाइम की पहली हवाई खेप किस देश को भेजी? राइट आंसर ऑप्शन सी है यूनाइटेड किंगडम। तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे अपेडा बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है। इसे 350 किलोग्राम की फर्स्ट शिपमेंट किस प्रोडक्ट की? इंडिया का जो जीआई टैग प्रोडक्ट है इंडी लाइम विजयपुरा कर्नाटक से, और 150 kg पुलियानकुड़ी लाइम तेनकासी तमिलनाडु से, इसे यूनाइटेड किंगडम में भेजा है। इंडी लाइम है ये विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में कल्टीवेट की जाती है।
सुपीरियर क्वालिटी, जस्टी एरोमा, हाई जूस यील्ड, बैलेंस एसिडिटी के लिए जाना जाता है। पुलियाकुंडी, इसे लेमन सिटी ऑफ तमिलनाडु के नाम से ही जाना जाता है। अपने एक्सटेंसिव लाइम कल्टीवेशन के लिए क्षेत्र जाना जाता है। तेनकासी। द फिस्कल डेफिसिट ऑफ 5.73 लाख करोड़ रुपीस for the April to September period represents what percentage of the full year target? अप्रैल सितंबर अवधि के लिए 5.73 लाख करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा पूरे वर्ष के लक्ष्य का कितना प्रतिशत रहा? राइट आंसर ऑप्शन सी है 36.5%। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है 36.5% रहा है पूरे साल के टारगेट का। अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें फाइनेंशियल 26 की, ऐसा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की रिपोर्ट में बताया गया है। फिस्कल डेफिसिट 29% था पूरे बजट एस्टिमेट का 2024-25 में। अगर हम पहले 6 महीनों की बात करें, एब्सोल्यूट टर्म में बात करें तो फिस्कल डेफिसिट या फिर जो गैप होता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का, वो 5,73,023 करोड़ रुपए रहा है अप्रैल से सितंबर पीरियड के बीच में जो फर्स्ट हाफ रहा है। सेंटर एस्टिमेट द फिस्कल डेफिसिट ड्यूरिंग 2025-26 एट 4.4% ऑफ द जीडीपी और 15.69 लाख करोड़ रुपीस। तो गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है कितना फिस्कल डेफिसिट हमारा रहेगा पूरे 2025-26 के लिए। टोटल रिसीट, अच्छा गवर्नमेंट ने 17.3 लाख करोड़ रुपीस यानी 49.5% ऑफ कोरस्पॉन्डिंग बी 2025-26 ऑफ टोटल रिसीव अप टू सितंबर, इतना गवर्नमेंट ने अपना जो है रिसीव किया है 17.3 लाख करोड़ रुपीस। बाकी वही है, टोटल रिसीट कंप्राइज 20.29 लाख करोड़ ऑफ टैक्स रेवेन्यू, 4.466 लाख करोड़ रुपीस ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, तो इसमें केवल आपके लिए यही जानने वाले ये जो है फिस्कल डेफिसिट कितना रहा है फर्स्ट हाफ में 36.5%। केवल हेडिंग से ही क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। व्हाट डज पीपीआई स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट्स? डिजिटल भुगतान के संदर्भ में पीपीआई का क्या अर्थ है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। देखिए क्यों ये क्वेश्चन लिया गया है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक डाटा रिलीज किया, उसमें बताया गया कि जो नंबर ऑफ पीपीआई कार्ड्स यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, इनमें बढ़ोतरी देखने की मिली है जून 30 2025 तक। तो 10.7% की वृद्धि हुई है और ये हो गए हैं 483 मिलियन, जबकि 6 महीने पहले 436 मिलियन थे। अच्छा, अगर हम नंबर ऑफ एक्टिव कार्ड्स की बात करें इस पीरियड में, तो इनमें वृद्धि हुई है लगभग 4 गुना, 338 मिलियन हो गए हैं, जबकि पहले 89 मिलियन थे, यानी कि दोबारा से रीएक्टिवेट किए हैं लोगों ने। अच्छा, अगर नंबर ऑफ पीपीआई वॉलेट्स की बात करें, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, तो इनमें डिक्लाइन देखने मिला है, 868 मिलियन रह गए हैं, जबकि 6 महीने पहले 890 मिलियन थे। सिमिलर ट्रेंड एनुअल डेटा में देखना मिला है। जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हुए हैं प्रीपेड कार्ड्स के जरिए वो 16.7 मिलियन रहे हैं सितंबर 2025 में, जबकि एक साल पहले 14.1 मिलियन थे। नंबर ऑफ सच कार्ड इशूड वाज 489 मिलियन इन अगस्त 2025, और जबकि एक साल पहले 385 थे, ये केवल 385 मिलियन थे। मोबाइल वॉलेट जो इशू किए गए हैं इस टाइम फ्रेम में, उनमें 16% की वृद्धि देखी गई है और 113 मिलियन हो चुके हैं, जबकि पहले 97 मिलियन थे। अब थोड़ा बेसिक देख लेते हैं पीपीआई होता क्या है। तो पीपीआई करते हैं जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, आप जो परचेज करते हैं या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज आप अवेल करते हैं, रेमिटेंसेस फैसिलिटीज़ करते हैं, तो उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनका प्रोसेस करवाते हैं। अच्छा, ये बैंक्स द्वारा भी इशू किए जा सकते हैं, नॉन बैंक्स द्वारा भी इशू किए जा सकते हैं। बैंक्स जो इशू करते हैं उसके लिए आरबीआई की अप्रूवल चाहिए होती है। नॉन बैंक पीपीआई इशूअर जो होते हैं वो कंपनीज होती हैं जो भारत में कंपनीज एक्ट 1956-2013 के तहत रजिस्टर्ड होती हैं। एक होता है क्लोज सिस्टम पीपीआईस, ठीक है, तो जिस एंटिटी द्वारा इशू किया जा रहा है केवल उसी के साथ आप गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं। कैश विड्रॉल इसमें परमिटेड नहीं रहता है, और पेमेंट और सेटलमेंट के लिए इन्हें यूज नहीं किया सकता अगर थर्ड पार्टी सर्विसेज की बात करें। अच्छा, ये आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड नहीं होते हैं, ये होते हैं क्लोज सिस्टम। अच्छा, दूसरा होता है कि आरबीआई की अप्रूवल जिनमें चाहिए होती है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं स्मॉल पीपीआईस या जिन्हें मिनिमम डिटेल पीपीआईस बोलते हैं। ये बैंक्स या नॉन बैंक्स द्वारा इशू किए जाते हैं, और अगर इसमें बताएं तो फंड ट्रांसफ़र और कैश विड्रॉल की इसमें भी अनुमति नहीं होती है। ठीक है, दीज पीपीआई कैन बी यूज फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ ग्रुप ऑफ क्लियरली आइडेंटिफाइड मर्चेंट लोकेशन। तो यहाँ पर थोड़ा और विस्तार हो जाता है, वहाँ पर तो जिस एंटिटी ने आपको पीपीआई इशू किया है उसी के साथ आप कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा और विस्तार हो जाता है। एक ग्रुप
एक स्पेसिफिक ग्रुप की यहाँ से आप कर सकते हैं। दूसरा आता है फुल केवाईसी पीपीआई, ठीक है, यानी कि पूरा केवाईसी करने के बाद अब इन पीपीआई से आप कहीं से भी, आप किसी भी मर्चेंट के साथ आप अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और कैश विड्रॉल की सुविधा भी यहाँ पर रहती है। अच्छा, अगर हम स्मॉल पीपीआई की बात करें, भी दो तरह के हो सकते हैं, पीपीआई अप टू 10,000 रुपीज़, ठीक है, और दूसरा पीपीआई अप टू 10,000 रुपीज विथ नो कैश लोडिंग फैसिलिटी। ऊपर वाले में तो कैश लोडिंग फैसिलिटी है, नीचे वाले में कैश लोडिंग फैसिलिटी नहीं है, दो तरह के होते हैं। हाउ मेनी पर्सनल वर अवार्डेड द केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक फॉर द ईयर 2025? वर्ष 2025 के लिए कितने कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन भी है 1466। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक ये 1466 पर्सनल को दिए गए हैं, अलग अलग स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से 2025 के लिए। द मेडल इज गिवन थ्रू रिकॉग्नाइज एक्सीलेंट वर्क, प्रमोट हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड बूस्ट द मोरल ऑफ द कंसर्न ऑफिसर इन द फॉलोइंग 4 फील्ड। 4 फील्ड में दिए जाते हैं: स्पेशल ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस एंड फोरेंसिक साइंस। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया था फरवरी 2024 को, और 31 अक्टूबर को हर साल अनाउंस किए जाते हैं सरदार पटेल की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर। द मैरीन फिशरीज सेंसस 2025 हाउस होल्ड इन्यूमरेशन वॉज लॉन्च्ड इन विच सिटी? समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 घरेलू गणना किस शहर से शुरू की गई? राइट आंसर ऑप्शन है कोची। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड बेरिंग, जॉर्ज कुरियन, इन्होंने मैरीन फिशरीज सेंसस 2025 हाउस होल्ड इन्यूमरेशन एंड व्यास भारत व्यास सूत्र ऐप इसको लॉन्च किया है कोची से, ठीक है। तो इसमें 1.2 मिलियन फिशर की लगभग, जो फिशर की लगभग गणना की जाएगी, 1.2 मिलियन फिशर हाउस होल्ड्स की गणना की जाएगी अक्रॉस 5,000 विलेज हैबिटेशंस इन 13 कोस्टल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। और फुली डिजिटल होगा, पेपरलेस रहने वाला है। 2 एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी लॉन्च किए थे, व्यास नव यानी कि फॉर वैलिडेशन ऑफ फिशिंग विलेज एंड हार्बर्स, दूसरा है व्यास भारत हाउस होल्ड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्यूमरेशन, और एक है व्यास सूत्र फॉर रियल टाइम सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग ऑफ हाउस होल्ड एंड इन्यूमरेटर। इनको डेवलप किया गया है आईसीआर सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची के द्वारा। हु लॉन्च द कोयला शक्ति डैशबोर्ड एंड कोल लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट पोर्टल क्लैंप? कोयला शक्ति डैशबोर्ड और कोयला भूमि अधिग्रहण प्रबंध पोर्टल क्लैंप का शुभारंभ किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है जी किशन रेड्डी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस जी किशन रेड्डी ने 2 ट्रांसफॉर्मेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं, एक तो है कोयला शक्ति डैशबोर्ड, दूसरा है कोल लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट पोर्टल क्लैंप। तो जितना भी कोल वैल्यू चेन है उसको इंटीग्रेट करता है माइन से लेकर मार्केट तक, ये जो कोयला शक्ति डैशबोर्ड है, यानी कि कोल कंपनीज, रेलवेज, पोर्ट्स एंड यूजर्स सबको कोऑर्डिनेट करता है। और जो क्लैंप है यूनिफाइड डिजिटल सॉल्यूशन है, जिसका मकसद है जो लैंड एक्विजिशन है, कंपनसेशन है, रिहेबिलिटेशन है, सेटलमेंट प्रोसेस है, उसको स्ट्रीमलाइन करना। द नेशनल कम्युनिकेशंस एकेडमी रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद विच प्रीमियर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट फॉर टेलीकॉम पॉलिसी कोऑपरेशन। राष्ट्रीय संचार अकादमी ने हाल ही में दूरसंचार नीति से आयोग के लिए किस प्रमुख प्रबंधन संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है IIM कलकत्ता। नेशनल कम्युनिकेशन एकेडमी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता, इन्होंने एमओयू साइन किया है न्यू दिल्ली में। तो जॉइंट इनिशिएटिव यहाँ पर ये दोनों लेने वाले हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग में, रिसर्च में, कंसल्टेंसी में, कंसल्टिंग में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, ट्रेनिंग में, जो में इमर्जिंग डोमेन्स हैं जैसे इन्फॉर्मेशन में, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में, मोबाइल कम्युनिकेशन में, साइबर स्पेस में। एक एमओयू और देखेंगे, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ही आता है। इसने एमओयू साइन किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के साथ। एक डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड DPIIT, जो कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री आता है, इन्होंने प्राइमस पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू किया है इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने एमओयू साइन किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ। तो सब एमओयू एक साथ आ गए हैं, पढ़ने में आसानी होती है। What percentage of India's total installed electricity capacity comes from non-fossil fuel sources? भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता का कितना प्रतिशत गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 51%। तो इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है 500 गीगावाट को क्रॉस कर चुकी है और 500.89 गीगावाट हो चुकी है। जो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रो, न्यूक्लियर, ये 256.09 गीगावाट है, टोटल का लगभग 51%। फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज से 244.80 गीगावाट है, लगभग
49% ऑफ टोटल। रिन्यूएबल्स की बात करें तो सोलर पावर 127 गीगावाट है, विंड पावर 53 है। अच्छा, ड्यूरिंग फाइनेंशियल 2025-26 इंडिया ने 28 गीगावाट का नॉन फॉसिल कैपेसिटी और 5.1 गीगावाट की फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी ऐड की है। और हमारा जो टारगेट है 2030 तक 50% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से प्राप्त करने की, वो भी यहाँ पर पूरा होता दिख रहा है। Who has recently assumed charge as a Comptroller General of Defense Account? हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है विश्वजीत सहाय। विश्वजीत सहाय कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट बनाए गए हैं। वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ द इंडियन नेवी बनाए गए हैं। वाइस एडमिरल बी शिव कुमार ये 40th चीफ ऑफ मटेरियल बने इंडियन नेवी में। राजकुमार अरोड़ा ये फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज बनाए गए हैं। Where were the Waves Animation Bazaar and India Joy 2025 inaugurated? वेव्स एनिमेशन बाजार और इंडिया जॉय 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो वेव्स एनिमेशन बाजार और 8th एडिशन ऑफ इंडिया जॉय 2025 इसे हैदराबाद में इनॉग्रेट किया गया है। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग संजय जाजू के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के साथ मिलकर इन इवेंट्स को होस्ट किया गया है। हैदराबाद में भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज का रीजनल सेंटर बनेगा। The Employees Enrollment Scheme 2025 provides a special window for employers to enroll employees who were left out from EPF coverage between which period? कर्मचारी नामांकन योजना 2025 नियोक्ताओं को उन कर्मचारियों को नामांकित करने के लिए एक विशेष विंडो प्रदान करती है जो किस अवधि के बीच EPF कवरेज से बाहर रह गए थे? राइट आंसर ऑप्शन बी है 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच में। देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एम्प्लॉइज एनरोलमेंट स्कीम 2025 को लॉन्च किया न्यू दिल्ली में। एक स्पेशल इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोशल सिक्योरिटी कवरेज को बढ़ाने के लिए जो भी एलिजिबल एम्प्लॉइज हैं। तो एम्प्लॉइज एनरोलमेंट 2025 इसमें एक स्पेशल विंडो है एम्प्लॉयर्स के लिए। एम्प्लॉयर्स यानी कि जो काम देते हैं कि वो जो भी एलिजिबल एम्प्लॉइज हैं यानी कि जो काम पर रखे हैं लोग, उन्हें जो EPF कवरेज से बाहर हैं, ठीक है, 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच में जो बाहर रहे जो एम्प्लॉइज़, उन्हें फिर से इस स्कीम के तहत लाया जाए। ठीक है, जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के साथ उन्हें कंप्लायंस कराया जाए। और ये जो स्कीम है ये 6 महीने के लिए ओपन रहेगी, 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक। जितने भी इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, वो किसी भी एम्प्लॉय को डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो इस स्कीम में एनरोल जो है करने के लिए पात्र हैं। अच्छा, इसमें जो है ना, इन रेस्पेक्ट ऑफ सच एम्प्लॉइज द एम्प्लॉइज शेयर हैज बीन वेव्ड फॉर द डिक्लेयर पीरियड इफ नॉट डिडक्टेड अर्लियर। जो एम्प्लॉइज का शेयर होता है उसको वेव ऑफ कर दिया गया है। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयर का शेयर होता है कि एम्प्लॉइज का शेयर होता है, तो एम्प्लॉय का शेयर है वो है वेव ऑफ कर दिया गया है, माफ कर दिया गया है। एम्प्लॉयर्स ऑब्लिगेशन इज लिमिटेड टू रेमिट एम्प्लॉयर शेयर। जो एम्प्लॉयर का शेयर है उसे भी रेमिट करना पड़ेगा। जो एम्प्लॉयर की जो जिम्मेदारी है, इंटरेस्ट भी रेमिट करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज भी रेमिट करना पड़ेगा, और 100 रुपये का पेनल डैमेजेस भी। लमसम पेनल्टी ऑफ 100 रुपये पर एस्टेब्लिशमेंट विल बी डीम्ड कंप्लायंस अक्रॉस द 3 EPF स्कीम्स। एस्टेब्लिशमेंट फेसिंग इंक्वायरीज अंडर सेक्शन 7A पैरा 26B और पैरा 8 ऑफ EPS 1995 रिमेन एलिजिबल विद डैमेजेस लिमिटेड टू 100 नोशनली। तो जो भी एस्टेब्लिशमेंट है जो इस तरह की इंक्वायरी जिन पर बैठी हुई है इंक्वायरी, वो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। West Indian cooperatives secured the top 2 ranks among the top 10 cooperatives in the world. विश्व की शीर्ष 10 सहकारी समितियों में किन 2 भारतीय सहकारी समितियों ने शीर्ष 2 स्थान प्राप्त किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है अमूल एंड इफ्को। तो अमूल एंड इफ्को यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इन्होंने जो शीर्ष 10 कोऑपरेटिव्स हैं पूरे वर्ल्ड में, उनमें अपने शुरुआत के 2 स्थानों में जगह बनाई है। यानी कि पहले नंबर पर अमूल है, दूसरे नंबर पर इफ्को है, अगर हम टॉप 10 कोऑपरेटिव्स की बात करें पूरे वर्ल्ड में। ये रैंकिंग कंडक्ट की गई है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस द्वारा वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 के तहत, और इस लिस्ट को अनाउंस किया गया है ICA CM50 कॉन्फ्रेंस जो कि कतर में हुई है। Who has assumed charge as the new Director General of Bureau of Indian Standards BIS? भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं।
सही आंसर ऑप्शन ए है संजय गर्ग। तो संजय गर्ग डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो कि नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है भारत की। और BIS के डायरेक्टर जनरल होने के नाते ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज के जो नेशनल कमेटी इन इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन, इसमें भी सर्व करेंगे। यानी कि जो हमारी इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन, उसमें भारत की ओर से प्रेसिडेंट भी होंगे ये। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर या ईच ईयर? प्रत्येक वर्ष इन अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी है नवंबर 2। अब देखो जैसे कटआउट है ना, ये पूरा इमेज आपको दिख रहा है बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया, तो इस तरह के मैं टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूँ ताकि आप आसानी से उन्हें याद कर सकें, है ना। तो ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लिया करो, करंट अफेयर्स फंडा नाम से है टेलीग्राम चैनल। तो 3 नवंबर है इसका आंसर ना, माफ करना, ऑप्शन सी है इसका आंसर ना, 3 नवंबर। PDF में इसको सही कर देंगे 3 नवंबर। देखिए कई बार इस तरह के ह्यूमन एरर हो जाते हैं मेरे द्वारा, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एरर फ्री प्रोवाइड कराऊं, पर प्रॉब्लम ये है, देखो जब बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर एक करंट अफेयर बनाता है, फिर उसको फैक्ट चेक भी किए जाते हैं, कई तरह की चीज़ें होती है, तो वहाँ पर गलतियों की जो गुंजाइश है कम रहती है। पर यहाँ पर देखो मुझे ही पूरे दिन देखनी है अलग अलग न्यूज़ सोर्सेज से, और फिर पावर पॉइंट भी बनानी है, फिर रिकॉर्ड भी करना है, एडिट भी करनी है, अपलोड भी करनी है। तो इतने सब काम में कभी कभी इस तरह की ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती है। अब आप लोग इतने समझदार हैं, एस्पिरेंट्स हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कई एस्पिरेंट्स तो खुद बता देते हैं कमेंट में कि सर आपने ये ऑप्शन ये किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से मुझे भी आप लोगों से पता चल जाता है, तो आप ही मेरा इस चीज़ में साथ दिया करो। मैं कोशिश करता हूँ कि एरर फ्री रहे। हालांकि ये चीज़ सही रहती है यहाँ पर, जो डिटेल होगी अगर आप डिटेल पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है नवंबर 3। देखिए 3 नवंबर को हर साल इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मनाया जाता है, और यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था ये दिन 2021 में। बायोस्फीयर रिजर्व में टेरेस्ट्रियल, मैरीन और कोस्टल ये तीनों इकोसिस्टम्स आते हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व्स नॉमिनेट किए जाते हैं नेशनल गवर्नमेंट द्वारा। हालांकि स्टेट्स के जुरिडिक्शन में ये होते हैं, जिस स्टेट में ये हो लोकेट हो। अच्छा, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एरियाज ऑफ टेरेस्ट्रियल कोस्टल इकोसिस्टम इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड सेंटर यूनेस्कोस मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। यूनेस्को का एक मैप प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, तो इसके तहत इन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस में, मतलब बैंकिंग में तो नहीं पूछा जाएगा, पर अगर और कोई एग्जाम आप तैयार कर रहे हैं तो जनरल अवेयरनेस में पूछा जाता है मैप प्रोग्राम किससे संबंधित है, यूनेस्को से संबंधित है। तो यूनेस्को मेंबर स्टेट्स की गाइडेंस में मैप प्रोग्राम चलाया जाता है। इसकी मेन गवर्निंग बॉडी होती है इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, जिसे मैप काउंसिल ही हो जाता है। इसमें 34 मेंबर स्टेट्स हैं। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 51,425 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इनका, और 13 इनमें से यूनेस्को के जो ये वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व या फिर मैप प्रोग्राम है इसमें शामिल है। अगर हम फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो भारत 9th पोजीशन पर है पूरे वर्ल्ड में। अगर हम एनुअल फॉरेस्ट गेन की बात करें तो 30 नंबर पर है। जो बायोस्फीयर रिजर्व डिवीजन है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाती है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, और जिसमें सेंट्रल स्टेट रेशो 60-40 का होता है, और जो नॉर्थ ईस्टर्न या फिर हिमालयन स्टेट है उसमें जो कोस्ट शेयरिंग रेशो है 90-10 का होता है। सितंबर 2025 में इंडिया का जो कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है हिमाचल प्रदेश में, इसे भी यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया गया, हमने पढ़ा भी था। ब्लू माउंटेन्स ऑफ द नीलगिरीज जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में है, ये फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का। लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात है। स्मॉलेस्ट डिब्रू साइखोवा आसाम है। बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन होते हैं, कोर, बफर एंड ट्रांजिशन। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन नेवीज एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो? इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारतीय नौसेना के उन्नत संचार उपग्रह का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है GSAT-7R CMS-03। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन नेवी का जो एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट है
GSAT-7R CMS-03। इसे लॉन्च कर दिया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। और जो व्हीकल यूज़ किया गया है लॉन्च व्हीकल वो LVM-3 रहा और इसका M5 मिशन था। ये 4400 kg की ये सैटेलाइट है, इंडिया का हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो हमारे देश द्वारा लॉन्च किया गया है अब तक। स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिजिनियस कंपोनेंट्स हैं इसमें। ये एक रोबस्ट एंड सिक्योर टेलीकम्युनिकेशन कवरेज प्रोवाइड कराएगा इंडियन ओशन रीजन में। और इसका जो एडवांस्ड पेलोड फीचर्स हैं, ट्रांसपोंडेंट्स हैं, ये वॉइस डेटा वीडियो लिंक्स इनको सपोर्ट करता है ओवर मल्टीपल कम्युनिकेशन बैंड्स। स्पेशल कैंपेन 5.0 इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच डिपार्टमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विशेष अभियान 5.0 भारत सरकार के किस विभाग की एक पहल है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। देखिए स्पेशल कैंपेन 5.0 या ऑफिशियली आपको है स्पेशल कैंपेन फॉर डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग मैटर्स 5.0 और SCDPM 5.0। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जिसकी अगुवाई डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस द्वारा की जा रही है। इसका मकसद है एफिशिएंसी इंक्रीज हो, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस जो है स्ट्रीमलाइन हो सके, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को मजबूत किया जा सके। क्लीनलीनेस पर भी ये फोकस करता है, फाइल मैनेजमेंट, ग्रीवेंस रिट्रेसल, ई वेस्ट डिस्पोजल अक्रॉस ऑल ऑफिसेज जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आते हैं। और ये कैंपेन 2 से 31 अक्टूबर के बीच में चला है। From which Indian state was the first export consignment of fortified rice kernel sent to Costa Rica? किस भारतीय राज्य से फोर्टिफाइड राइस कर्नेल की पहली निर्यात खेप कोस्टा रिका भेजी गई? राइट आंसर ऑप्शन डी है, छत्तीसगढ़। तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि अपेडा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के तहत आता है, इन्होंने 12 मेट्रिक टन्स की जो पहली खेप है फोर्टिफाइड राइस कर्नेल की, ये छत्तीसगढ़ से कोस्टा रिका भेजी है। फोर्टिफाइड राइस कर्नेल, राइस फ्लोर जो होता है ना चावल का आटा, उसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 इनके साथ ब्लेंड करके प्रोड्यूस किया जाता है। राइस ग्रेन्स की तरह ही होते हैं ये। अपेडा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, जो एग्रीकल्चर या फूड प्रोडक्ट्स है उनके एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है। Where was the National Conference on Handlooms and Handicrafts 2025 held? हथकरघा एवं हस्तशिल्प पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, भुवनेश्वर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स 2025 ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। इसे ऑर्गेनाइज किया गया ऑफिसेस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम्स एंड डेवलपमेंट कमिश्नर्स मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा। Which institution under EPFO was honored with 2 भविष्य निधि अवार्ड्स 2025? EPFO के अंतर्गत किस संस्था का 2 भविष्य निधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल एकेडमी ऑफ सोशल सिक्योरिटी। देखिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 73rd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया 1 नवंबर को नई दिल्ली में। इस मौके पर दिल्ली बेस्ड जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल एकेडमी ऑफ सोशल सिक्योरिटी है, EPFO का ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन है, इसको 2 भविष्य निधि अवार्ड्स 2025 से सम्मानित किया गया। पहला है बेस्ट अचीवमेंट इन कैपेसिटी बिल्डिंग, दूसरा है स्पेशल इनिशिएटिव रीइमेजिनिंग गवर्नेंस डिस्कोर्स फॉर एक्सीलेंस। वेयर वाज द इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 हेल्ड? उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, भारत मंडपम न्यू दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित किया है। साथ ही इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए की रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन RDI स्कीम फंड को भी लॉन्च किया है। इसका मकसद है प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम को देश में प्रमोट करना। विच बैंक हैज साइंड एन MOU विद द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड डोर स्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सर्विसेज? किस बैंक ने घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सेवाएं प्रदान करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो कि 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन एंटिटी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ
ताकि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सर्विसेज जो पेंशनर्स हैं उनको डोर स्टेप पर ही प्रोवाइड किया जाए, उनके घर पर ही प्रोवाइड किया जाए। ये एमओयू एक्सचेंज किया गया इससे संबंधित आर विश्वेश्वरन जो कि एमडी एंड सीईओ है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के, और रमेश कृष्णमूर्ति जो कि सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ईपीएफओ है। वेयर वॉज द इंडो फ्रेंच नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट फोरम हेल्ड? भारत फ्रांस उत्तर पूर्व निवेश मंच का आयोजित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी है गुवाहाटी असम। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने गुवाहाटी असम में इंडो फ्रेंच नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट फोरम को संबोधित किया। साथ ही सिंधिया ने भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड्स, जिन्हें शरद पुणे द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, 6 एमिनेंट पर्सनैलिटीज को दिए। येशेदोरजी तोंगशी, लाइचुराम मेमा, रजनी बसुमतरी, एलआर सैलो, डॉक्टर सूर्यकांता हजारिका और प्रोफेसर डेविड आर सेमेलिया। साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर को भी इनोग्रेट किया है गुवाहाटी में। व्हाट डज IN UKSTP स्टैंड फॉर? IN UKSTP का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन डी है इंडिया यूनाइटेड किंगडम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोफेसर अजय कुमार सूद और नेशनल टेक्नोलॉजिकल एडवाइजर टू द यूनाइटेड किंगडम डॉक्टर डेविड वारेन स्मिथ, इन्होंने इंडिया यूनाइटेड किंगडम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप डैशबोर्ड का पायलट वर्जन लॉन्च किया है, और इसमें 143 बायलैटरल प्रोजेक्ट्स कवर किए गए हैं जिन्हें जॉइंटली इंडिया और यूके द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा। व्हाट वाज द ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टेड फॉर अक्टूबर 2025? अक्टूबर 2025 के लिए एकत्रित सकल जीएसटी राजस्व कितना था? राइट आंसर ऑप्शन बी है 1,95,936 करोड़ रुपए। तो ग्रोस जीएसटी रेवेन्यू अक्टूबर 2025 में 1,95,936 करोड़ रुपए रहा है, यानी कि 4.6% का इंक्रीज देखने के लिए मिला है लास्ट ईयर सेम मंथ के कंपेयर में, यानी कि अक्टूबर 2024 से कंपेयर करें तो 4.6% इंक्रीज देखने के लिए मिला है। ईयरली ग्रोथ फॉर अक्टूबर 2024 टू अक्टूबर 2025 is captured at 7.8%, rising from 9,65,138 crores in October 2024 to 10,40,055 crores in October 2025. मंथली ग्रोस डोमेस्टिक रेवेन्यू 2% हायर है अक्टूबर 2024 के कंपेयर में, और ये 1,45,052 करोड़ रुपए रहा है। ठीक है, अक्टूबर में टोटल नेट जीएसटी रेवेन्यू अक्टूबर 2025 की बात करें 1,59,002 करोड़ रुपए रहा है, जो कि 0.6% हायर है अक्टूबर 2024 के कलेक्शन से। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और हरियाणा, ये यहाँ पर सबसे ज्यादा जीएसटी रेवेन्यू कलेक्ट किया गया है, यानी कि ओवरऑल का 40% इन राज्यों से आया है। What was monetary penalty imposed on Viva Home Finance Limited by the RBI? RBI द्वारा विवा होम फाइनेंस लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है 10,000 रुपीज। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है 10,000 रुपए की विवा होम फाइनेंस लिमिटेड पालघर महाराष्ट्र पर, क्योंकि आरबीआई के जो नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी डायरेक्शन 2021 के जो प्रोविजन है उनका अनुपालन इस कंपनी ने नहीं किया है। What was the total estimated value of India's software services exports in 2024-25? 2024-25 में भारत के सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात का कुल अनुमानित मूल्य कितना था? राइट आंसर ऑप्शन सी है 204.7 बिलियन यूएस डॉलर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2024-25 से संबंधित जो एनुअल सर्वे ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स से संबंधित डेटा जारी किया है। बताया कि जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंडियन कंपनीज द्वारा किया गया है वो 7.3% बढ़ा है 2024-25 के दौरान, और 204.7 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच गया है। कंप्यूटर सर्विसेज जो है सबसे ज्यादा जो टोटल सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स उनमें सबसे ज्यादा योगदान कंप्यूटर सर्विसेज का है। बीपीओ सर्विसेज रिमेन द मेजर कंपोनेंट ऑफ आईटीएस एक्सपोर्ट्स, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज में बीपीओ ये मेजर कंपोनेंट रहा है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की ग्रोथ 11.6% की रही है टोटल एक्सपोर्ट में सॉफ्टवेयर सर्विसेज में। वहीं पब्लिक लिमिटेड जो कंपनीज है इनका जो ग्रोथ रहा है 1.3% का रहा है। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में किया गया है, फिर यूरोप में किया गया है। हालांकि जो यूएसए में किया गया है उसमें ड्रॉप देखने के लिए मिला है, वहीं जो यूरोप में किया गया उसमें इंक्रीज देखने के लिए मिला है।
Total software export services increased by 6.5% during 2024-25 and stood at 218.6 billion US dollar. The Niti Frontier Tech Hub serves as an Niti Frontier Tech Hub निम्नलिखित के रूप में कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन है एक्शन टैंक फॉर विकसित भारत। नीति आयोग की फ्रंटियर टेक हब ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर, रोड मैप फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन। गांधीनगर गुजरात में इसको लॉन्च किया गया। नीति फ्रंटियर टेक हब क्या है? एक एक्शन टैंक है विकसित भारत के लिए, यानी कि विकसित भारत किस तरह से हम डेवलप करेंगे 2047 तक, उसके लिए एक्शन प्लान बना रहा है नीति फ्रंटियर टेक हब। तो 100 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स अक्रॉस गवर्नमेंट इंडस्ट्री एकेडमिया इनके द्वारा कोलेबरेट करके 10 साल का एक थीमेटिक रोड मैप्स बनाया गया है। 20+ सेक्टर्स इसमें लिए गए हैं, किस तरह से जो इंडस्ट्री है, जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी से, उनको ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए यूज़ किया जा सके। देखिए, विकसित भारत बाई 2047 कई बार सुनते हैं, तो ये गवर्नमेंट का विजन है ताकि भारत को 2047 तक डेवलप नेशन बनाया जा सके। 2047 में हमारी 100th एनिवर्सरी होगी हमारी स्वतंत्रता की, और 4 पिलर्स पर आधारित है, यूथ, पुअर, वुमेन एंड फार्मर्स। और हम चाहते हैं कि हम डेवलप इकोनॉमी बन जाए, 30 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी बन जाए 2047 तक। What is India's rank in the WJP Rule of Law Index 2025? WJP Rule of Law Index 2025 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 86। और आप टॉप 10 कंट्रीज देख सकते हैं इस रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में। पहले नंबर पर डेनमार्क है, फिर नॉर्वे, फिर फिनलैंड, फिर स्विट्जरलैंड, फिर न्यूजीलैंड। टॉप 5 आपको याद होनी चाहिए, साथ साथ भारत की रैंक भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो बात करें हम WJP यानी कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 की, तो बताया गया है कि 68% ऑफ कंट्रीज में रूल ऑफ लॉ डिक्लाइन देखने के लिए मिला है 2025 में, जबकि प्रीवियस ईयर में केवल 57% कंट्रीज में देखने के लिए मिला था, क्योंकि ऑथोरिटेरियन ट्रेंड्स ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, और जो गवर्नमेंट पावर द्वारा जो कंस्ट्रेंट लगाए जा रहे हैं उसमें भी देखने के लिए काफ़ी केसेस मिल रहे हैं। रूल ऑफ लॉ मतलब जहाँ पर कानून का राज हो, उसको बोलते हैं। तो जहाँ पर कोई डिक्टेटर होगा वहाँ पर कानून का राज नहीं होगा। जहाँ पर गवर्नमेंट की पावर मतलब जहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यू नहीं होंगी तो वहाँ पर भी जो है रूल ऑफ लॉ नहीं स्थापित हो पाएगा। अच्छा, यहाँ पर जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है वो है डेनमार्क, इनका टॉप नंबर 1 पर है, फिर नॉर्वे है दूसरे नंबर पर, फिनलैंड है तीसरे नंबर पर, स्वीडन है चौथे नंबर पर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ अच्छा है। ऑन दी कंट्री वेनेजुएला लास्ट नंबर पर 143वें नंबर पर, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ की स्थिति काफ़ी डाउन है। उससे एक पायदान ऊपर अफगानिस्तान है और 142वें नंबर पर, रशिया 119 पर है, सूडान 137 पर है। भारत की बात करें तो भारत 6 प्लेसेस नीचे आया है, 86 पोजीशन पे आ गया है। ओवरऑल स्कोर 0.49 है, -1.7% डिक्रीज देखने के लिए मिला है भारतीय रैंक में, ये स्कोर में। विच कंट्री करंटली हैज द हाईएस्ट डेट टू GDP रेशियो इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द IMF? IMF के अनुसार वर्तमान में किस देश का ऋण GDP अनुपात इसमें सबसे अधिक है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है जापान। तो इस तरह से टॉप 5 कंट्रीज इसमें देख लीजिए, जापान, सूडान, सिंगापुर, ग्रीस और बहरीन। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोजेक्शंस के अनुसार जो ग्लोबल पब्लिक डेट है, जो कि कोविड-19 पेंडेमिक 2020 के दौरान 98.9% ऑफ GDP रहा, अब ये बढ़कर 2030 तक 102.3% तक हो जाएगा, ऐसा IMF का प्रोजेक्शन है। अक्टूबर 2025 तक बात करें तो जो ओवरऑल गवर्नमेंट ग्रोथ रेट है वो 94.7% ऑफ GDP है। 2024 में 92.4% था। वर्ल्ड का हाईएस्ट डेट टू GDP रेशियो जापान में है 222.2%, फिर सूडान है दूसरे नंबर पर 222.1%, सिंगापुर है तीसरे नंबर पर 178.7%, चाइना में 96.3% ऑफ GDP है, इंडिया में 81.4% ऑफ GDP है। चाइना की रैंक 21st है, इंडिया की रैंक 35 है। Who recently became India's 90th ग्रैंड मास्टर इन चेस? हाल ही में 17वें भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है इलम पार्थी AR।
तो 16 साल के इलम पार्थी AR चेन्नई तमिलनाडु से आते हैं, ये इंडिया के 90th ग्रैंड मास्टर बने हैं। और जो फाइनल ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स जो इन्हें हासिल करना था, उन्होंने बिजलजीना ओपन जो कि बोस्निया एंड हर्जेगोविना में हुआ, यहाँ हासिल किया। इस तरह से ये और जो ग्रैंड मास्टर तमिलनाडु से रहे हैं उनकी लिस्ट में शामिल हो गए, जैसे विश्वनानंद, डी गुकेश, आर प्रगनंदा, ये सब तमिलनाडु से हैं। अच्छा, इनसे पहले 89th ग्रैंड मास्टर भारत के रहे थे एस रोहित कृष्णा, अगस्त में इन्होंने अचीवमेंट हासिल की थी। What is the name of the Indian Army's large-scale drone and counter-drone exercise conducted recently? हाल ही में आयोजित भारतीय सेना के बड़े पैमाने पर ड्रोन और काउंटर ड्रोन अभ्यास का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, वायु समन्वय सेकंड। इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली एक लार्ज स्केल ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज, जिसका नाम है वायु समन्वय सेकंड, इसे कंडक्ट किया है डेजर्ट सेक्टर में, पुणे हेडक्वार्टर सदर्न कमांड की अगुवाई में। The exercise was designed to validate Army's preparedness for the next generation warfare by integrating various aerial and ground assets and fusion of multi-domain command and control centers in realistic electronic warfare and contested operational environment. What is the total amount of the loan approved by Asian Development Bank for Maharashtra Rural Power Project? महाराष्ट्र ग्रामीण विद्युत परियोजना के लिए ADB द्वारा स्वीकृत ऋण की कुल राशि कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, $460 मिलियन। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $460 मिलियन अप्रूव कर दिए हैं, फंडिंग या लोन कह सकते हैं, ताकि महाराष्ट्र में जो रूरल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मॉडर्नाइज किया जा सके, डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन को प्रमोट किया जा सके, एग्रीकल प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके, ताकि फार्मर्स को जो है सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो इरिगेशन के जरिए। एडिशनल $40 मिलियन का कंसेशनल लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा क्लीन टेक्नोलॉजी फंड से, जिसे एडमिनिस्टर करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक ही। Which of the following has partnered with University of Agricultural Sciences रायचूर to launch the Smart Crop Project? निम्न में से किसने स्मार्ट क्रॉप परियोजना शुरू करने के लिए कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय रायचूर के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, SBI फाउंडेशन। SBI फाउंडेशन जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR आर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज रायचूर, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स एंड एग्रीबीच, इनके साथ मिलकर स्मार्ट क्रॉप प्रोजेक्ट, जिसका मतलब है सस्टेनेबल मॉनिटरिंग एंड रियल टाइम ट्रैकिंग फॉर क्रॉप रेजिलियंस एंड ऑप्टिमल प्रैक्टिसेस, इसको लॉन्च किया है। तो SBI फाउंडेशन का जो लीप है, लाइवलीहुड एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेलरेटर प्रोग्राम, उसका हिस्सा है। और लगभग 8,000 स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं जिनके पास कम जमीन है कर्नाटक में, तेलंगाना में, ठीक है, तो उनको मदद करेगा ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। Which company has received in principle approval from the IFSCA to operate as a payment service provider at GIFT IFSC? किस कंपनी को गिफ्ट IFSC में भुगतान सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए IFSCA से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड। इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिनटेक कंपनी है, इसे सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्राप्त हो गई है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी से, जिसके तहत ये पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर कार्य कर सकती है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी IFSC में। और इसकी जो सब्सिडरी है IF फिनटेक IFSC प्राइवेट लिमिटेड, इसे मंजूरी दी गई है। तब ये वाइड रेंज ऑफ डिजिटल पेमेंट एंड क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा जो भी कंपनीज हैं गिफ्ट IFSC में। उसमें अकाउंट ऑपरेशंस, एस्क्रो अकाउंट ऑपरेशंस, क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर, मर्चेंट एक्विजिशन सर्विसेज, ये सभी होंगी। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च द सेंजो 21 स्पेसक्राफ्ट? किस देश ने सेंजो 21 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, चाइना। तो चाइना ने सक्सेसफुली सेंजो 21 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया है जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर गोबी डिजर्ट से। इसको लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट से छोड़ा गया है और ये तियांगोन स्पेस स्टेशन में डॉक करेगा। इसी के साथ इसमें एक अंतरिक्ष यात्री फू फी 32 साल के चाइना की यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट बन गए हैं स्पेस में जाने वाले। इस मिशन में 4 लेबोरेटरी माइस को भी लिया जा रहा है, 2 मेल है 2 फीमेल है। चाइना का ये फर्स्ट इन ऑर्बिट बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट होगा जिसमें रोडेंट को भी शामिल है। माइक्रोग्रेविटी का इफेक्ट
देखा जाएगा बॉडी पर किस तरह का पड़ता है, और जो मैमल्स का रिप्रोडक्शन होता है उस पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, इसलिए मेल और फीमेल को लिया जा रहा है। व्हाट इज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द नोवेल द लास्ट रिलीज्ड बाय द साहित्य अकेडमी? साहित्य अकेडमी द्वारा जारी उपन्यास द लास्ट डे का हिंदी अनुवाद क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए है अंतिम दिन। साहित्य अकेडमी ने एक फेमस नोवेल द लास्ट डे का हिंदी ट्रांसलेशन रिलीज किया है, और ये भारत और लिथुआनिया के बीच में जो कल्चर कोलैबोरेशन है उसको दर्शाता है, और ट्रांसलेशन का नाम है अंतिम दिन। इसे लिथुआनियन यूक्रेनियन राइटर जेरोस्लावस मेलनिकास द्वारा लिखा गया है। साहित्य अकेडमी की प्रेसिडेंट है माधव कौशिक। इंडिया रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन डिफेंस कोऑपरेशन विद विच कंट्री? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है इसराइल। तो भारत और इसराइल इन्होंने एक अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हुए एक एमओयू पर साइन किया है डिफेंस कोऑपरेशन संबंधित। किस दौरान? तेल अवीव इसराइल में 17 ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है भारत और इसराइल के बीच में, उसी के दौरान। तो स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स, ट्रेनिंग, डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इन सभी पर कार्य किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेबीज रिवाइज्ड नॉर्म्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिक्वायर्ड इन एन इंडेक्स फॉर इट टू बी एलिजिबल फॉर डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग? सेबी के संशोधित मानदंडों के अनुसार डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए पात्र होने हेतु किसी सूचकांक में आवश्यक घटकों की न्यूनतम संख्या कितनी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 14। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने स्टॉक एक्सचेंजर्स को कहा है कि जो नया एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हैं, जो रिवाइज एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हैं, उन्हें अपनाएं। और ये किन के लिए? देखिए, जो डेरिवेटिव्स होते हैं इन जो नॉन बेंच इंडिसेस हैं, जैसे बैंक निफ्टी हो गया, बैंक एक्स हो गया, फिन निफ्टी हो गया, तो इन पे जो डेरिवेटिव्स का ट्रेड होता है उससे संबंधित है। अब देखिए, किसी कंपनी, मान लीजिए कोई इंडेक्स है, उस पर कई सारी कंपनियां, अब एक कंपनी का जो शेयर है, जो वेटेज है, वो काफ़ी ज़्यादा है। मान लीजिए कंपनी का शेयर 60% है, वेटेज 60% है। तो अगर उस कंपनी का स्टॉक ऊपर नीचे होता है या फिर वो क्रैश ही हो जाए, तो पूरे इंडेक्स पर असर पड़ता है उस चीज़ का। तो इससे जो इन्वेस्टर है उनके लिए रिस्क बन जाता है। तो इससे संबंधित ये एलिजिबिलिटी नॉर्म्स इन्होंने दिए हैं। अब इसमें नए नॉर्म्स में बोला है कि एन इंडेक्स टू हैव एटलीस्ट 14 कॉन्स्टिट्यूएंट, कम से कम 14 कॉन्स्टिट्यूएंट होनी चाहिए, यानी कि 14 अलग अलग आप कंपनीज कह सकते हैं, ठीक है, 14 अलग अलग होने चाहिए। ऐसे नहीं हो कि एक इंडेक्स उसमें केवल बड़ी बड़ी कंपनियां ही जो है, 6 तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, केवल उन्हीं का ही राज चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। 14 कॉन्स्टिट्यूएंट होने चाहिए अलग अलग, और जो टॉप स्टॉक का वेटेज है वो 20% होना चाहिए, यानी कि 40% 60% पहुंच रहा है। और जो कंबाइंड वेट है टॉप 3 स्टॉक का, वो भी 45% तक ही होना चाहिए। ये भी ऐसा ना हो कि 80% तक पहुंच रहा है, तब भी रिस्क बढ़ जाता है। बाकी डेडलाइन दी है इसमें, दिसंबर 31 2025 तक बैंक एक्स फिन निफ्टी को फॉलो करना है, बैंक निफ्टी को करना है मार्च 31 2026 तक। The All India Council for Technical Education has partnered with which company to establish an artificial intelligence lab within the AICTE headquarters? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने AICTE मुख्यालय में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है IBM। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने IBM के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके जरिए AICTE हेडक्वार्टर्स पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब को स्थापित किया जाएगा। The lab will function as a central node for upskilling in AI, data science, and related fields, with a focus on practical learning, certification, and curriculum support for technical institutions. केवल इतना ही आपको जानना है कि AICTE ने IBM के साथ एक AI लैब बनाने के लिए समझौता किया है, बस इतना ही। ये तो मैं लिख के रखता हूँ आपके लिए ना, क्योंकि फिर जो डिस्क्रिप्शन है वो काफ़ी छोटा हो जाता है, फिर कुछ एस्पिरेंट्स इस चीज़ को समझ नहीं पाते, उन्हें लगता है कि डिटेल में नहीं पढ़ा जा रहा है, क्योंकि इसमें डिटेल में आप क्या पढ़ेंगे, ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है ना। जो डिटेल में पढ़ा, जैसे हमने पीछे सेबी वाला पढ़ा, वो डिटेल में पढ़ते हैं। कोई डिफेंस से संबंधित न्यूज़ है उसे डिटेल में पढ़ते हैं। फिर कुछ एस्पिरेंट्स की ये भी क्वेरी आती है कि आप केवल जो लिखा है उसे पढ़ देते हो, क्योंकि अब देखिए, अगर मैं आपको एक पूरा PIB खोल दूँ या फिर डायरेक्ट द हिंदू का आर्टिकल खोल दूँ, उसको मैं समझाऊँ वो बात अलग है ना। तब आप कह सकते हैं, अगर मैं उस पूरे हिंदू आर्टिकल को पढ़ के बताने लगूँ, आप कहें कि आप तो केवल पढ़ रहे हैं, इसको समझा नहीं रहे हैं, तो बात सही है। लेकिन यहाँ पर तो मैंने बिल्कुल
कहते हैं ना छान कर किसी चीज को अलग कर देना, तो यहाँ पर लिखा हुआ ही इस तरह से है पूरा छांट कर कि जो आपको केवल इतना ही समझ रहा है। ठीक है, जो मुझे अपने मुंह से बोलकर बताना है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरह से ये कार्य करता है कंटेंट में। अगर मैं डायरेक्ट आपको पीआईबी का आर्टिकल खोल के वो पढ़ना शुरू कर दूं तो वो गलत है। ठीक है, वो बताना सही, वो उसको समझाना जरूरी है। पर मैं तो यहाँ पर जो पीआईबी का आर्टिकल है, किसी न्यूज़ का आर्टिकल है, उसको बिल्कुल अच्छे से नोट्स जैसे हम बनाते हैं ना कॉपी में, केवल उसी तरह से कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। एज ऑफ सितंबर 2025, व्हाट इज द मार्केट शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर नॉन लाइफ इंश्योरेंस? सितंबर 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्रीय गैर जीवन बीमा कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी कितनी रही है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 31.7%। तो पब्लिक सेक्टर के जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनका मार्केट शेयर में डिक्लाइन देखने को मिला था पिछले साल, अब फिर से उन्हें कुछ गेन होता हुआ दिख रहा है सितंबर 2025 तक की अगर हम बात करें। तो प्राइवेट इंश्योरर का जो शेयर है डिक्लाइन हुआ है, 63.8% हो गया है सितंबर 2025 तक। एक साल पहले 66.3% था। वहीं जो पब्लिक सेक्टर इंश्योरर्स हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, उनका 31.7% हो गया है, जबकि पिछले साल तक 30.8% था। ऐसा केयर एज रेटिंग्स रिपोर्ट में बताया गया। गवर्नमेंट ओन्ड न्यू इंडिया एश्योरेंस, इसका मार्केट शेयर बढ़ा है, 13.25% हो गया है। और ओरिएंटल इंश्योरेंस का शेयर 6.83% हो गया है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का 6.62% हो गया है। प्राइवेट सेक्टर के जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का मार्केट शेयर है कम आया है, 8.68% हो गया है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का में भी डिक्लाइन देखने मिला, मार्केट शेयर में 4.88% हुआ है। HDFC एर्गो का भी नीचे आया है, 4.47%। नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रोथ देखने के लिए अगर हम बात करें 13.2% की ग्रोथ देखने के लिए ईयर बेसिस पर। हेल्थ इंश्योरेंस लार्जेस्ट सेगमेंट है नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। विच इंस्टीट्यूशन कन्फर्ड द डिस्टिंग्विश्ड एलुमनी अवार्ड ऑन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार? किस संस्थान ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार सम्मानित किया? ऑप्शन सी IIT कानपुर राइट आंसर है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार इन्हें डिस्टिंग्विश्ड एलुमनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर द्वारा। और ये हाईएस्ट अवार्ड है जो IIT कानपुर द्वारा दिया जाता है। मिस्टर कुमार यहाँ से ग्रेजुएट हुए थे बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में 1985 में। Who has been appointed as the new director of the Defense Research and Development Laboratory, हैदराबाद? रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है अंकाती राजू। जाने माने साइंटिस्ट अंकाती राजू, इन्हें डायरेक्टर नियुक्त किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद का। इंडियन मिसाइल डेवलपमेंट लेबोरेटरी के डायरेक्टर भी यही होंगे। Which private sector bank secured $50 million फंडिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन? किस निजी क्षेत्र के बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से $50 मिलियन का वित्त पोषण प्राप्त किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है सिटी यूनियन बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक है सिटी यूनियन बैंक, इसने $50 मिलियन की फंडिंग प्राप्त की है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर है। MSMEs के लिए है ये, ताकि सोलर पावर रिलेटेड लोन्स इन्हें दिया जा सके MSMEs को। सिटी यूनियन बैंक की बात करें, MD एंड CEO डॉक्टर N कामाकोडी है। हेडक्वार्टर्स कुंभकोणम तमिलनाडु में है इस बैंक का। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।